सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़ें। ये जो पूरा का पूरा सेशन है, इसमें जीसी लियोंग के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। और ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए भी, और कुछ पोर्शन इसका जो खास तौर से पार्ट 2 है वो मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखोगे हर साल 2 से 3 प्रश्न ज्योग्राफी के इस किताब से पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है कि क्योंकि हैंड रिटन नोट्स हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन है नोट्स को देखना है, खुद के नोट्स बनाना है। अगर मान लो कुछ दिक्कत होती है तो आप दोबारा से उसको सुन सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हैं। और कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइन टू लाइन और टू द पॉइंट चीज़ें का डिस्कशन हो, और उसके नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेना। हर एक आस्पेक्ट जो है कवर्ड है, और जो नोट्स वो मेरे द्वारा ही प्रिपेयर्ड है, तो काफ़ी अच्छा आपको आप अगर समझ के नोट्स खुद के बना ले तो इट विल हेल्प यू लॉट। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल एंड सौरभ पांडे सीएससी ऐप के अंदर। तो देखो, लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो है पहला चैप्टर जीसी लियोंग बुक है, तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे ही नोट्स हैं। तो इसको बहुत ध्यान से लाइन टू लाइन समझना है, ज़्यादा नहीं, बट जैसे जैसे जो चीज़ें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, लाइन टू लाइन इनको नोट डाउन करते जाना है, इनको समझना है। बिकॉज अगर आपकी किताब के प्रति अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो इसमें जो भी प्रश्न आएगा यूपीएससी के लिए सोर्सेस, अगर आप देखोगे क्वेश्चन जो पूछने के सोर्सेस हैं जनरली किताब ही है। जो बेसिक बुक्स होती हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ो तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो एक एक करके इसको देखते हैं ना, बहुत ध्यान से समझना है। तो देखो, चैप्टर 1 है। देखो, जीसी लियोंग जो बुक है ना, उसमें 2 पार्ट हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें सारे चैप्टर में करना, तो हम लोग सेकंड पार्ट से शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट पार्ट में उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, तो मीन एनुअल जो रेनफॉल है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरेज ऑफ एनुअल रेनफॉल टेकन ओवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। देखो यहाँ मीन शब्द का मेंशन है। जैसे अगर कोई इलाका है, उस इलाके में अगर बारिश होती है तो किसी भी जगह पे मीन, मतलब जनरल सेंस में जैसे हम बोलते हैं ना एवरेज रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल कैसे है, तो जो भी एवरेज रेनफॉल है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उसका सम कर देंगे तो वहाँ का हमें जो एनुअल रेनफॉल है उसके बारे में पता चल जाएगा। इट मीन्स व्हाट कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आज से 20 साल पहले इस रीजन में अगर मतलब रेनफॉल हो रही है तो उसी हिसाब से कि आज से 20 साल पहले इतनी हो रही, 19 साल 18 साल इतना, तो हम कह सकते हैं इस साल इतनी होगी। तो बेस्ड ऑन दैट कभी किसी साल ज़्यादा हुई, कभी किसी साल कम हुई, बट बेस्ड ऑन कि कहाँ कितनी रेनफॉल हुई उस बेसिस पे हम मीन एनुअल रेनफॉल निकाल सकते हैं, वहाँ का जो एवरेज है वो निकाल सकते हैं। जहाँ पे सेम मीन एनुअल रेनफॉल हो उस जगह को आइसो हाइट बोलते हैं। ये टर्म आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि जैसे मान लो एक कोई जगह है ना, मान लो एक कोई जगह, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अब ये दोनों जगह पे सेम एनुअल रेनफॉल है, एक एवरेज रेनफॉल सेम है, जैसे एक समान बारिश होती है। तो अगर क्या आपने सीखा, क्या पॉइंट आपको देखना है कि अगर इस जगह पे सेम क्या है, यू हैव अ सेम मीन एनुअल रेनफॉल। ध्यान समझना कि अगर सेम मीन एनुअल रेनफॉल है तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि उस जगह मतलब जो सेम है, तो उन जो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे एक लाइन में कि एक पॉइंट यहाँ पे सेम रेनफॉल, यहाँ पे सेम रेनफॉल, सेम मीन रेनफॉल, अब तीनों को आपने ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन बनेगी मैप में उसे क्या बोलते हैं, वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज आइसो हाइट। इसी तरीके से आपको और एक टर्म याद रखना है कि अगर सेम प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, ध्यान समझना कि अगर सेम इक्वल प्रेशर है, अगर इक्वल प्रेशर है, अगर मैप में कोई भी जगह है वहाँ पे अगर इक्वल प्रेशर, अगर उनको आप ज्वाइन करते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यहाँ पे बात हो रही है और कोई प्रेशर की बात नहीं हो रही है, तो अगर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अगर उनको आप जोड़ते हो तो उसको हम आइसो बार बोलते हैं। जैसे अगर मान लो पहला हमने क्या सीखा, पहले एक टर्म हमने सीखा कि अगर आप मीन एनुअल रेनफॉल सारे को जोड़ दोगे तो उसे हम आइसो हाइट बोलेंगे। और अगर सारी जगहों के अगर आप प्रेशर को, मान लो यहाँ भी सेम प्रेशर है, यहाँ भी सेम प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर इनको आप जोड़ते हो, जैसे मान लो अगर आपने तीनों को जोड़ दिया तो ये क्या है अगर मैप के अंदर, तो उसे हम आइसो बार्स बोलते हैं। उसके लिए जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो क्या है, आइसोबार। सो ऑन मैप प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर आर जॉइंट बाय लाइंस कॉल्ड एज आइसोबार। उसके लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं या जो शब्द हम चयन करते हैं उसको हम आइसोबार बोलते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय आइसो हाइट एंड व्हाट डू यू मीन बाय आइसोबार्स,
ये दोनों टर्म्स का आपको ज्ञान होना चाहिए। आइसोहाइट, हाइट का मतलब सेम मीन एनुअल रेनफॉल, और आइसोबार का मतलब इक्वल प्रेशर अगर आपने ज्वाइन कर दिया, मतलब जहाँ पे सेम सा प्रेशर है। अगर ह्यूमिडिटी, देखो एक ये टर्म मेंशन्ड है, ध्यान समझना कि यहाँ पे जो टर्म मेंशन्ड है, एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टर्म है, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स आपको पैरेलली देख देख के बना लेना। थोड़ी मेरी राइटिंग पहले टेढ़ी थी, अब बाद में सुधार ली थी मैंने, मेरे ही द्वारा लिखे हुए नोट्स हैं ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लेना, मतलब समझने की बात है। तो यहाँ पे पहला नेक्स्ट लाइन क्या है कि आपको ये ध्यान रखना, देखो लाइन टू लाइन बुक्स को पढ़ना, फिर मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत मैटर करता है। कोई कितना ज्ञानी बने, कोई कितना बोले कि बुक नहीं पढ़ना है, मैं जो पढ़ाऊँ मेरे नोट्स पढ़ लेना है, ये सब नहीं है। इस चीज़ को समझो कि बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी अपने बाद के अटेम्प्ट में इस चीज़ को समझे, बाद में बनाया, बट उस समय तक मतलब जीएस में तो अच्छे नंबर थे ही। तो ये चीज़ आप अगर अभी से सीख लोगे ना, ये चीज़ अगर आपने इंटरेस्टिंग पहले से ही जान ली कि यार बुक पढ़ना ज़रूरी है, तो ये बहुत आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। अब देखो, अब क्या कहा गया कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब जैसे मॉइस्चर, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नमी है, तो अगर सपोज करो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो एक रेंज ऑफ नमी आपकी हो सकती है, जैसे बारिश का टाइम है, अब अगर बारिश कब होगी, जब ह्यूमिडिटी बहुत अधिक होगी, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा। अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा, मान लो 80% है, तो बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हो, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब जनरल सेंस में अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर के कंटेक्स्ट में कितनी ह्यूमिडिटी आपकी या मॉइस्चर आपका प्रेजेंट है, वहाँ की जनरल सेंस में अगर आप समझने का प्रयास करो तो उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और उसको मेज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जिसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ये टर्म में आपको याद रखना है कि इसके तहत हम मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम, जिसे हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं। फिर एक टर्म और आप याद रखना है कि अगर आप स्पीड की बात करोगे तो स्पीड जो है विंड की, वो मेज़र की जाती है एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, उसे हम बोलते हैं एनीमोमीटर। एक टर्म यूज़ करते हैं एनीमोमीटर। तो आपने क्या देखो, क्या इस चैप्टर से पहले चैप्टर से सीखा, पहले चैप्टर से आप सीखा आइसोहाइट क्या है, आइसोबार क्या है, हाइग्रोमीटर क्या है, एनीमोमीटर क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज क्लाउड्स। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट इज़ क्लाउड। क्लाउड की अगर बात किया जाए, क्लाउड्स है ना, जो बादल होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो जैसे मान लो कि कितना क्लाउड है, क्लाउड के बेसिस में बोलते हैं ना कि अच्छा यहाँ बारिश होगी, अभी स्थिति ऐसे, बहुत घने बादल हैं, अच्छा ये इस टाइप के बादल हैं। तो बादल किस तरीके के हैं, व्हाट टाइप ऑफ है ना, किस टाइप के बादल हैं, वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे जब आप बादल को नापते हो, जैसे अगर आप जैसे मानते हो ना कि अगर आप कहो कि अच्छा इसमें पानी इतना है, तो आप लीटर में नापोगे, बोले इतना घी है तो आप किलो में लीटर में नापोगे। कोई चीज़ मांस है तो उसमें अगर नापो किलो में नापोगे, बोले सब्जी कितनी, बोले किलो में नापोगे। इसी तरीके से जो मेनली जब आप मेट्रोलॉजिकल पर्पज़ के लिए करते हो, तो अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर स्काई में कितना है, तो अगर अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर आपका आसमान में कितना है, क्लाउड कवर पूरे आसमान में कितना है, तो ये एक्सप्रेस्ड है इन एट्थ और ऑकार्ड्स। तो आप हमेशा याद रखो कि ये एट्थ के उसमें कन्वर्ट, जैसे मान लो 2:8, ठीक है, इस टाइप से, मतलब 8 के रेशियो में होगा, या 4:8 इस टाइप से। तो इसके लिए जो एट्थ के टर्म पे ये एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे अगर मान लो 8:8 मतलब एक प्रकार से पूरा बादल ही बादल है। तो जब भी आप अगर अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर को नापना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या पॉइंट आपको याद रखना है, उसके लिए हम जो एक यूनिट यूज़ करते हैं जैसे दूसरी चीज़ नापने के लिए, उसे हम बोलते हैं ओकार्ड्स। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना, दैट इज OKTAS। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग, इसको ध्यान से समझना है। फिर क्या है कि ऐसी जगहें, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग और आएगा, अगर मान लो जगहें हैं जहाँ पे क्लाउड कवर जो है वो एक समान है, ध्यान समझना कि अगर ऐसी जगह है जहाँ पे क्लाउड कवर सेम है, मतलब मान लो एक जगह यहाँ है, यहाँ क्लाउड कवर सेम है, यहाँ है, यहाँ क्लाउड कवर सेम है, दोनों जगह पे क्लाउड कवर आपके सेम है, बोथ द रीजन दे आर हैविंग द सेम क्लाउड कवर। अगर सेम क्लाउड कवर है तो ऐसे रीजन को अगर आप जोड़ोगे तो आइसोनेफ्स शब्द इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपने देखो क्या समझा, आइसोबार समझा, आइसोहाइट समझा, और ये क्या है, आइसोनेफ्स शब्द इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो मैप प्लेसेस विद एन इक्वल डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस आर ज्वाइंड बाय लाइन्स नोन एज आइसोनेफ्स।
उसके लिए जो शब्द हम चयन करते हैं दैट इज़ आइसोनेफ, ठीक है, आइसोनेफ शब्द हम चयन करते हैं। तो ये ध्यान में रखना, अगर एक जगह है वहाँ पे क्लाउड कवर है, मतलब मान लो 2:8 है, दूसरी जगह भी क्लाउड कवर 2:8 है, तीसरी जगह भी क्लाउड का कवर 2:8 है, जो यूनिट है जिसके बेसिस पे हम क्लाउड कवर को नापते हैं वो है ओकार्ट्स करके हम बोलते हैं। तो 2:8 एक जगह, 2:8 दूसरी जगह, 2:8 तीसरी जगह, तीनों को जोड़ोगे और जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ने के बाद तीनों को जब आप मतलब तीनों को जब आप मतलब एक मैप में एक लाइन से लिंक करोगे तो वो जो लाइन बनेगी उसको बोलते हैं आइसोनेफ्स, ठीक है। तो ये टर्म आपने ध्यान में रखना है, आइसो हाइट, आइसो बार, आइसोनेफ, ये कई बार CAPF और एग्जाम्स में भी काफ़ी अधिक इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप हाई क्लाउड बोलो, अच्छा क्लाउड के भी कई टाइप्स हैं कि जैसे अगर आप हाई क्लाउड शब्द का चयन करते हो, इफ़ यू आर यूजिंग दिस टर्म कॉल्ड एज हाई क्लाउड, ठीक है, अगर आप बोलते हो हाई क्लाउड है, तो हाई क्लाउड में 2 से 40,000 फीट की जो हाइट में अगर क्लाउड्स हैं तो उन्हें हम हाई क्लाउड शब्द उनके लिए हम यूज़ करेंगे। अब हाई क्लाउड में जैसे सीरस आ जाता है, सीरो क्यूमुलस आ गया, सीरो स्ट्रेटस आ गया, तो इनके थोड़े से फीचर्स दिखें। इसकी जगह आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो गूगल में डायरेक्ट डाल दो सीरस क्लाउड कैसे देखने को मिलता है, तो देख के थोड़ा सा समझ लो। मतलब ये थोड़ा फाइबरस होते हैं, टेल सी होती है और फेयर वेदर होता है। अगर ये क्लाउड से तो ऐसा बारिश का स्थिति नहीं रहती है, और है ना, अगर ये क्लाउड से तो एक बढ़िया तरीके का सनसेट दिखता है, ऐसा लगता है सूरज पीछे से डूब रहा है। सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, ये वाइट कलर के दिखते हैं। सीरो स्टेटस क्लाउड हैं, ये मिल्की लगते हैं। सन या मून जो है साइन करता है ना, सन या मून जो है साइन करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ऐसा। तो सीरो स्टेटस थोड़ा मिल्की सा, मतलब ऐसा दूधिया टाइप है ना, कई ऐसे क्लाउड आपको दिखेंगे, ऐसा लगता है एकदम सफ़ेद से पूरे हैं। तो ये आपके क्लाउड्स याद रखना, सीरस एक है, सीरो क्यूमुलस दूसरा सीरो स्टेटस, तीनों क्लाउड्स आपको ध्यान में रखना है। मीडियम क्लाउड्स आपके होते हैं 7 से लेके 20,000 फीट में। इसमें जैसे आपके आ जाते हैं कई क्लाउड्स आते हैं, जैसे एल्टो क्यूमुलस आ गया आपका, एल्टो क्यूमुलस, इसमें ये वूली बम्पी क्लाउड्स होते हैं, और फाइन वेदर ये है ना, इस तरीके से एल्टो स्टेटस होते हैं। डेंसर ग्रेइस क्लाउड्स होते हैं, वाटरी मतलब पानी से लगते हैं, और ये भी फाइबरस से लगते हैं। एंड सन रेज जो हैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत, अगर सूरज की रोशनी से पास होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा दिखेगी, थोड़ा सा डिम सी दिखेगी। तो ये थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा टर्म्स याद रखना, कौन वाटरी लगता है, या जैसे कौन मिल्की लगता है, या है ना ब्रिलियंट सनसेट कहाँ से क्लाउड में दिखते हैं। तो अगर थोड़ा सा कभी भी ऐसे प्रश्न ऐसा बनता है तो आपको, मतलब ये किसी क्लाउड के साथ अगर ऐसे शब्द जुड़े हुए हैं तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और आप बाकी इंटरनेट का भी यूज़ करके गूगल इमेज में देख सकते हो। तो आपने देखो क्या क्या देख लिया कि यहाँ पे हाई क्लाउड्स क्या हैं, सीरस, सीरो क्यूमुलस, सीरो स्टेटस। मीडियम क्लाउड्स कौन से हैं, एल्टो क्यूमुलस, एल्टो स्टेटस। फिर आपका आ जाता है लो क्लाउड्स, ठीक है, लो क्लाउड्स की बात की जा रही है। तो लो क्लाउड्स क्या है, दैट इज़ बिलो 7,000 फीट। ऐसे क्लाउड्स दैट आर बिलो 7,000 फीट, अगर ऐसे क्लाउड्स देखो जिनकी जो हाइट है दैट इज़ बिलो 7,000 फीट, तो इनमें जैसे स्ट्रेटोक्यूमुलस आ गया, स्टेटस आ गया, है ना, ये बहुत ही नीचे होते हैं, वेरी लो क्लाउड बोलते हैं, ग्रे मतलब ग्रेइश कलर के होते हैं, थिक से होते हैं। एंड इवन अगर ये क्लाउड्स प्रेजेंट है तो कई बार जो एयरक्राफ्ट होता है उन्हें भी नहीं दिखता है, तो रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट की विजिबिलिटी भी रिड्यूस करता है। फिर आपको निम्बो स्टेटस की बात करें, इन्हें हम रेन क्लाउड्स भी बोलते हैं। जो निम्बो स्टेटस है उनको हम रेन क्लाउड भी बोलते हैं, वी आर यूज दिस टर्म कॉल्ड एज निम्बो स्टेटस को हम एक जो क्लाउड बोलते हैं उन्हें रेन क्लाउड भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो लो क्लाउड्स हैं दैट आर बिलो 7,000 फीट, स्ट्रेटोक्यूमुलस या स्ट्रेटस या निम्बो स्ट्रेटस, ये शब्द आपको याद रखना है, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस। फिर उसके बाद कई ऐसे क्लाउड्स होते हैं जिनकी वर्टिकल एक्सटेंट बहुत हाई होता है, क्लाउड्स विथ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, है ना। तो जैसे मान लो क्यूमुलस हो गया, वर्टिकल एक्सटेंट मतलब इनकी हाइट बहुत होती है, मतलब नीचे से ऊपर तक जाते हैं। तो क्यूमुलस है, इन्हें फेयर वेदर क्लाउड बोलते हैं। देखो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे इनमें से कौन से फेयर वेदर क्लाउड है, कौन से बारिश वाले क्लाउड हैं। तो जैसे मान लो ट्रॉपिकल रीजन है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में, वहाँ पे मतलब अगर ये क्लाउड्स हैं जिसका मतलब बारिश नहीं होगी, मौसम ठीक ठाक रहेगा, इन्हें फेयर वेदर क्लाउड भी बोलते हैं। फिर क्यूमुलो निम्बस जो क्लाउड्स हैं ये ट्रॉपिकल आफ्टरनून, सीन इन ट्रॉपिकल आफ्टरनून, इन्हें थंडर क्लाउड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपको याद रखना है कि अभी तक जितने क्लाउड्स में हमने देखा तो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इन क्लाउड को थंडर, मतलब ये बारिश से जुड़े हुए क्लाउड्स हैं, थंडर क्लाउड भी बोलते हैं। एंड ये रेन एसोसिएटेड है, लाइटनिंग, थंडर और ये सब आपका होता है। तो ये टर्म्स आपको याद रखना है। तो देखो आपने कई सारे टर्म्स यहाँ पे सीख लिए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, है ना, क्योंकि ये PDF
दूंगा भी तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग नोट्स पैरेलली बनाते जाओ। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। तो हमने कई चीज़ें देख ली, ठीक है। तो क्लाउड्स के बारे में एक जानकारी हमारी हो गई, क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने आइसो स्नैप ओकार्ट्स, हाइग्रोमीटर क्या होता है, आइसो हाइट क्या होता है, आइसो बार क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने देख ली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ए हेज़। हेज़ के बारे में, आखिर हेज़ क्या है। तो हेज़ की स्थिति क्या होती है ना, जैसे मान लो कई टर्म्स होते हैं, जैसे कई मिस्ट शब्द का चयन होता है ना, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट इज़ मिस्ट। तो कई जगह मिस्ट होते हैं, MIST, मिस्ट है या हेज़ है, दोनों में अंतर क्या। तो हेज़ क्या है, यहाँ पे स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, जैसे मान लो कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे धुआं भी होगा, डस्ट भी होगा, दोनों मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे मतलब धुंधला सा रहेगा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो टर्म्स आपको याद रखना कि यहाँ पे क्या बोला गया कि एक तरफ आपका स्मोक है, मतलब धुआं भी है, और दूसरी तरफ आपका डस्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ स्मोक है, दूसरी जगह डस्ट है, दोनों को मिला दो। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में एक तरफ स्मोक है, दूसरी तरफ डस्ट है। दीज पार्टिकल्स, अगर बात करें तो स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में आएंगे, और यहाँ पे जब लाइट फॉल करेगी तो देयर विल बी, जो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, जैसे पार्टिकल्स हैं उनसे लाइट पास होकर जाएगी, वो अनइक्वल होगी। समझना बात को, कि कोई इलाका है वहाँ पे बहुत धुंधला है, कोई इलाका है वहाँ पे बहुत धुंधला है। धुंधला मतलब वहाँ पे स्मोक भी है, डस्ट भी है। तो स्मोक भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, एंड देयर इज़ अ अनइक्वल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि देयर इज़ अ अनइक्वल रिफ्रैक्शन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा क्या फेनोमेना है जिसके माध्यम से हेज़ का फॉर्मेशन होता है, तो अनइक्वल रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक तो जैसे मान लो कि लाइट है और इसी से रिफ्लेक्ट हो गई, तो एक तो रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। डेंसर से कम डेंसर रेयरर की तरफ अगर लाइट मूव करती है, मतलब कोई चीज़ डेंस है और फिर कम डेंस है मूव करेगी, तो एक लाइट का बिहेवियर अलग होगा। कम डेंस से ज़्यादा डेंस की तरफ लाइट का बिहेवियर अलग होगा। तो अनइक्वल रिफ्रैक्शन जो लाइट होता लाइट का है एयर के अंदर, है ना, और लाइट की और जो एयर है उसकी डेंसिटी डिफर करती है, तभी रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो है इसकी वजह से आपका हेज़ देखने को मिलता है। इसकी विजिबिलिटी जो है लगभग 1.25 माइल्स का, इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपका एक टर्म होता है मिस्ट। मिस्ट जब हम शब्द यूज़ करते हैं, इसमें क्या है कि वाटर वेपर, जैसे जो वाटर वेपर एक गैस है, जैसे मान लो पानी है, अगर आप पानी को करते हो और वो भाप बनता है तो वो वाटर वेपर बनेगा। अब अगर ये वाटर वेपर का कंडेंसेशन, मतलब वाटर वेपर अगर वी कैन से कि जो वाटर वेपर है, दैट वाटर वेपर बेसिकली अगर कंडेंस करेगा, मतलब गैस वाटर वेपर दोबारा से पानी की बूंद बन रही एयर में। सो ये जो एयर है, इट कॉजेज स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर टू फ्लोट। मतलब क्या समझो कि पानी गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जब वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या होगा, फिर वो लिक्विड में बनेगा, तो छोटी छोटी बूंदें पूरे एरिया में फैल जाएंगी। तो ये जो छोटी छोटी बूंदें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्ट। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड दीज फ्लोटिंग क्लाउड्स जो हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको हम मिस्ट बोलते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि पानी की जो पानी की छोटी छोटी बूंद हैं वो प्रेजेंट है, और इसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो लगभग ये आपका इतनी रहती है, दैट इज़ 10,000 तक के आसपास आपकी विजिबिलिटी जो है वो रहती है। मतलब विजिबिलिटी कम ही रहती है, 2-3 किलोमीटर्स तक की विजिबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक टर्म यूज़ होता है फॉग। ठीक है, फॉग वो वाला फॉग नहीं जो डीओ वाला, मतलब फॉग इन जनरली। तो फॉग में क्या है कि जो वाटर है वो कंडेंस करता है डस्ट पार्टिकल। देखो मिस्ट और फॉग में बेसिक अंतर आप समझना कि जब मिस्ट की बात करोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट द मिस्ट में वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट है, सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट मतलब पानी की बूंदें प्रेजेंट है। ठीक है, और वो मिस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल। बट आप जब फॉग शब्द यूज करोगे तो जो ऑर्डिनरी फॉग है, इट इज ड्यू टू वाटर कंडेंसिंग ऑन द डस्ट पार्टिकल पे जब वाटर की बूंदें आके उस पर चिपकेंगी, और है ना, तो देन वी कैन से कि जो ऑर्डिनरी फॉग है, इट इज ड्यू टू द वाटर कंडेंसिंग ऑन डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स लाइक स्मोक फ्रॉम हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। तो फॉग की बात करेंगे क्या कि जैसे फॉग के केस में क्या होगा कि वाटर डस्ट पार्टिकल या दूसरे जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो घरों से धुआं आ रहा है, उसके जो पार्टिकल्स उसके साथ आके, और फिर जो आने के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसमें आपकी प्रेजेंट रहेंगी। जैसे मान लो ये पार्टिकल और इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, सो दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉग।
और ये एटमॉस्फेयर के निचले हिस्से में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो लोअर लेयर है एयर का, दे आर चिल्ड एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस टू फॉर्म रेडिएशन फॉग्स और लैंड फॉग। ये आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेडिएशन फॉग्स क्या होते हैं ये सब। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो कि अगर हवा के जो निचला हिस्सा है, तो वो जैसे मान लो ठंड का टाइम है, नीचे टेम्परेचर आपका लोअर है, तो निचला एयर का जो हिस्सा होगा दैट विल बी लोअर, मतलब दैट विल बी चिल्ड, मतलब बहुत ही ठंडा होगा एटमॉस्फेयर। एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस टू फॉर्म अ रेडिएशन फॉग और अ लैंड फॉग। क्यों? क्योंकि नीचे का जो सरफेस है वहाँ से मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ठंडक है, और उस ठंडक की वजह से दीज जो वाटर वेपर हैं ये कंडेंस करेंगे, मतलब वाटर वेपर दोबारा से पानी की बूंदों में कन्वर्ट होंगे, एंड देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो दूसरे जो छोटे छोटे कण हैं उनमें जो वाटर वेपर है वो आके चिपक जाए, एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ फॉग। तो ये पॉइंट आपको, तो आपने क्या सीखा, फॉग क्या है, यू लर्न अबाउट हेज क्या है, बेसिक अंतर आपने देख लिया। यू ऑल्सो लर्न अबाउट मिस्ट क्या है, दोनों तीनों में अंतर क्या है। फिर यू लर्न अबाउट द निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस क्या है ना, मतलब ये अलग अलग जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स को आप नापते कैसे हो, उसमें आप ऑखाट्स के बारे में देखा, आइसोनेफ्स के बारे में देखा। देन ऑल्सो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोहाइट क्या है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इन सारी चीज़ों से आपका डील करता है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आप इन किताबों की, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए कवर करूँ, कि एटलीस्ट जो भी बच्चे हैं वो बुक्स को थोड़ा सीरियसली लें और बुक्स को पढ़ें, मेरा प्रयास हम रहेगा, और इसके लिए जितनी भी मेहनत हो सकती है वो मैं कर रहा हूँ। तो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं आपके सिलेक्शन के लिए। कुछ बेसिक बुक्स हैं उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना, किसी अगर आप ये वीडियो देख दोगे और बुक्स को पढ़ लोगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इतना अगर आप अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उसमें गूगल का, नेट का इस्तेमाल कर सकते हो, एनिमेशन के माध्यम से देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट आई विल से कि आपको बुक्स को फोकस करना चाहिए। थोड़ा सा लेक्चर देखो, लेक्चर के बाद जो बुक्स हैं एक एक करके सारी बुक्स को थोड़ा सा आप सीरियसली जो है फॉलो करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 2 के है, चैप्टर 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और आर्गन, हीलियम और ये सब प्रेजेंट है। तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है? 78% नाइट्रोजन आपकी प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर के लेयर को आप देखोगे तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, थर्मोस्फियर के दो भाग है, आयोनोस्फियर और एक्सोस्फियर है। ठीक है, तो ये थोड़े से टर्म्स आपको याद रखना है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयोनोस्फियर और एक्सोस्फियर। एंड जो रेडिएशंस हैं फ्रॉम द सन इज मेड अप ऑफ विजिबल वाइट लाइट, अल्ट्रावायलेट, मतलब जैसे सूरज की जो रोशनी आती है उसमें कई सारी दूसरी भी मतलब वाइट लाइट प्रेजेंट है, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड है, ये कॉमन सी चीज़ है। एंड आप कह सकते हो ये टर्म आप याद रखना कि जो हिस्सा सन रेडिएशन का अर्थ तक रीच करता उसी को हम इंसोलेशन बोलते हैं। तो दैट पार्ट ऑफ द सन रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस तक रीच करेगा उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखना है। सो हेलो एवरीवन, तो लेट्स प्रोसीड। जीसी लियोंग की जो किताब है इसके जो टॉपिक्स हैं इसको फर्दर लेट्स डिस्कस। तो ये मतलब सेकेंड लेक्चर है, इससे पहले का जो लेक्चर है उनको आप लोग को ज़रूर से देखना है। सो फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और उसमें इनिशियल सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। सो यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर था उसमें वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंसोलेशन, लाइक पार्ट ऑफ सन रेडिएशन, मतलब सूरज की जो रोशनी है जो अर्थ के सरफेस तक रीच करती है, लाइक इट रीचेस द अर्थ, उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। देन यू हैव दिस एस्पेक्ट ऑफ अ रिवर्सल ऑफ लैप्स रेट। देखो एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं कि जैसे मान लो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो, जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस से आप ऊपर की तरफ आप मूव करते हो एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप जाओगे तो जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज़ गोइंग टू रिड्यूस। टेम्परेचर जो है वो क्या है, दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस, लाइक मान लो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, इस टाइप से टेम्परेचर रिड्यूस। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो जैसे मान लो अर्थ सरफेस है, इसके पास जो होगा वो टेम्परेचर हायर होगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर लोअर होगा। अगर ये स्थिति बदले मतलब जो नॉर्मल लैप्स रेट की कंडीशन है कि पहले गर्म है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा हो ठंडक हो रही है, जब ऐसी स्थिति आती है तो उस कंसिडरेशन में आपको ध्यान में रखना जो टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में इन्वर्जन। इन्वर्ट क्या होता है? उल्टा। सो हियर यू हैव दिस एस्पेक्ट दैट वी कॉल इट एज दैट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर।
सो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर अगर आप बोलो कि क्या है, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बेसिकली जैसे जो नॉर्मल आपका कह सकते हो कि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है और वो उसमें कुछ बदलाव आना, अर्थ सरफेस है उससे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर आपका जो है वो टेम्परेचर आपका जैसे नॉर्मल लैब स्टेट के केस में रिड्यूस होगा और उसका अपोजिट मतलब नीचे ठंडा ऊपर गर्म, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हम उसे कहते हैं। अब रेनफॉल की बात अगर किया जाए तो रेनफॉल एक तो होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। जैसे मान लो कि सिंपल सी चीज़, जैसे सपोज करो यहाँ पे जो रेनफॉल है, तो रेनफॉल के लिए हमने क्या टर्म यूज़ किया कि देयर इज़ दिस रेनफॉल जिसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। अब साइक्लोनिक रेनफॉल एक है, साइक्लोनिक या फिर है ना यहाँ पे जो टर्म मेंशन्ड है आपका, या फ्रंटल रेनफॉल है। साइक्लोनिक मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, या फ्रंटल शब्द मेंशन्ड है तो फ्रंटल रेनफॉल है। तो फ्रंटल रेनफॉल, और इसमें क्या है कि जैसे सपोज कि इधर से एक एयर मास है, एयर मास का मतलब मास ऑफ एयर आपका, जिसका एक यूनिफॉर्म आपका टेम्परेचर है या जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो यूनिफॉर्म है। दूसरा एयर मास आता है, दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। ये जो फ्रंट है ये फ्रंट बनता है, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ऊपर की तरफ जाके वही जो मॉइस्चर है वो फिर मतलब दैट फैसिलिटेट रेनफॉल। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है जहाँ पे दो एयर मास, जैसे मान लो एक एयर मास ये है, एक एयर मास ये है, दोनों एयर मास आके मिल रहे हैं और हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। जो गर्म हवा है अगर उसमें मॉइस्चर है नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। सो अंडर दैट कंसिडरेशन अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है, अब उस स्थिति में जो रेनफॉल की स्थिति बनती है तो इसे हम बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल। साइक्लोनिक का मतलब क्या होगा कि मान लो लो प्रेशर क्रिएटेड है, लो प्रेशर कब होता है, जब टेम्परेचर आपका कंपैरेटिवली हायर होता है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर क्रिएट होगी और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी, साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगी और फिर जो उसकी वजह से रेनफॉल होगी उसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल शब्द जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, मतलब अभी तो इतना ही देखो, क्योंकि जैसे अगर आपने साइक्लोन शब्द ही कभी नहीं सुना हो तो हो सकता मन में कन्फ्यूज़न हो, बट अब उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और इनके इतने सारे रिलेशन जब एनसीईआरटी में कंडक्ट कराऊंगा तो उसमें हम लोग इस पर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा है एक आपका आता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि ये आपका सरफेस है, अब यहाँ पे जो भी ये सरफेस है सूरज की रोशनी आपकी पड़ रही है, सूरज की रोशनी है, पानी गर्म हो रहा है, वेपर बन के ऊपर जा रहा है, फिर वही वेपर दोबारा से लिक्विड बनेगा है ना। तो जैसे पानी की बूंदें हैं वो आके डस्ट पार्टिकल इस पर सेटल होंगी, क्लाउड बनेगा, बारिश होगी। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल मतलब इट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद द टेम्परेचर मतलब सूरज की रोशनी फॉल की और वाटर जो है वो इवापरेट होके वाटर वेपर बना, फिर दोबारा से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर लोअर है तो फिर दोबारा से यही जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर क्या है, दिस वाटर वेपर इज गोइंग टू, ये आप ध्यान समझना कि जो यही वाटर वेपर है, दिस वाटर वेपर इज अगेन टू बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, या फिर जो वाटर ड्रॉपलेट उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कंडीशंस बनती हैं, बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। तो इस रेनफॉल को हम जो शब्द यूज़ करते हैं दैट इज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल शब्द हम यूज़ करते हैं, ये ध्यान में रखना। तो आपने क्या सीखा कि फ्रंटल रेनफॉल क्या होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, और उसके बाद आपका जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो क्या होती है। अगर मान लो नहीं है तो दोबारा भी आप चाहो तो इसको सुन सकते हो, ठीक है। फिर एक आता ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक इज रिलेटेड विद द माउंटेन्स। जैसे मान लो कि जैसे ये माउंटेन है और यहाँ से हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगी गर्म हवाएं ठंडी होंगी, अगर मॉइस्चर होगा तो बादल बनेंगे और फिर ये बारिश होगी। तो ये है, अब जैसे मान लो ये जो इस जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ का ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। तो जनरली जो रेनफॉल होता है वो विंडवर्ड साइड होता है। फिर यही हवाएं सारी बारिश इधर कर जाती हैं, फिर धीरे 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 इधर जाती हैं और इधर जो रीजन है जिसे हम बोलते हैं लीवर्ड साइड ऑफ, तो ये जो लीवर्ड साइड है यहाँ पे रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो रेनफॉल है वो सारी की सारी रेनफॉल आपकी यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। तो विंडवर्ड साइड में ऑलरेडी हो चुकी है, लीवर्ड साइड में रेनफॉल आपकी नहीं है। तो इस कंसिडरेशन में विंडवर्ड और लीवर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये दो कंसिडरेशन जो है वो आपका रहता है। तो यहाँ पे एक तरफ विंडवर्ड साइड है, इधर लीवर्ड साइड है, तो यहाँ जो रेनफॉल है लीवर्ड साइड की अगर आप बात करोगे तो वी विल से कि यहाँ पे कंपैरेटिवली कम रेनफॉल होता है, क्योंकि सारा का सारा मॉइस्चर यहाँ पे आपका यूज़ हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना।
अब यहाँ पे हमने देखा कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, साइक्लोनिक या फ्रंटल रेन क्या होता है, ये डिस्कस किया। अब ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखो क्या होता है कि फोहोन और चिनूक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये ऐसे विंड्स हैं जो कि ड्राई विंड्स होते हैं। मतलब ये अब शब्द याद रखना, लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन में ये विंड्स आपकी प्रेजेंट्स होती हैं, ठीक है। इस पर और भी मतलब वेजिटेशन में सब में आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लीवर्ड साइड अभी मैंने क्या बताया, लीवर्ड साइड का मतलब ये विंड्स जनरली पहाड़ के इस किनारे में होती है, मतलब जहाँ ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती उस जगह पे ये आपकी विंड्स जनरेट होती है। तो ये विंड्स कैसी हैं, ड्राई विंड्स हैं, मतलब दे आर नॉट लिंक्ड विद द रेनफॉल, मतलब बहुत अधिक बारिश से लिंक्ड आपकी नहीं है। तो जब मतलब हवाएं हैं ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी, कंप्रेस्ड होंगी, मतलब जैसे मान लो हवा है, अब हवा अगर सपोज करो यहाँ से और ये आपकी हवा इधर की तरफ ऐसे मूव करेगी तो क्या होगी, हवा जब ऐसे मूव करेगी तो कंप्रेस करेगी, प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि हवा ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो मूव आपका कर रही है। तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा एंड यहाँ पे क्योंकि सारा का सारा जो विंड है दैट इज बेसिकली यूज्ड, तो मोस्ट ऑफ आप ये कह सकते हो कि ज़्यादातर जो मॉइस्चर है ये लॉस्ट हो जाता है, और है ना। जैसे मान लो कि अगर ये जनरली जैसे हवा नीचे की तरफ जा रही है तो ये वैली रीजन है, अगर सपोज है ना खाई टाइप इलाका है तो यहाँ पे मॉइस्चर कंपेरेटिवली कम होगा, रेनफॉल कंपेरेटिवली कम होगी। अगर आपसे पूछे कि वैली रीजन में रेनफॉल कंपेरेटिवली कम क्यों होती है, क्योंकि लीवर्ड साइड में सपोज करो लीवर्ड साइड से अगर विंड ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो इसमें ऑलरेडी इस जगह पे पूरा मॉइस्चर जो विंडवर्ड साइड है वहाँ मॉइस्चर ऑलरेडी सारा यूज़ हो जाता है। जब सारा मॉइस्चर यही यूज़ हो गया तो यहाँ मॉइस्चर बचेगा नहीं, जब बचेगा नहीं तो हवा खाली है उस पर ड्राई है नीचे की तरफ जाएगी तो वहाँ भी बारिश आपकी नहीं होगी। तो ये आपको पॉइंट क्या समझना है यहाँ पे कि फोहॉन और चिनूक जो विंड्स हैं दे आर ड्राई विंड्स एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, ठीक है, दे आर एक्सपीरियंस्ड इन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ड्राई विंड है मीन्स दे आर नॉट लिंक्ड विद द रेनफॉल। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये जो हॉट विंड है फोहॉन, नॉर्थ अमेरिका में मतलब ये फोहॉन की अगर हम बात करें इन्हें जैसे नॉर्थ अमेरिका में चिनूक भी बोला जाता है और स्नो ईटर भी बोलते हैं क्योंकि ड्राई विंड्स होती हैं तो इन्हें स्नो ईटर भी बोलते हैं कि जब ये हवाएं चलती हैं तो उसमें जो बर्फ़ है वो पिघलती है, ऐसा कहा जाता है। फिर कई है ना, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि हॉट विंड्स हैं एंड ये दे आर बेसिकली वी कैन से कि दे आर बेसिकली वी कैन से कि है ना, दे आर बेसिकली लिंक्ड विद दे आर ड्राई विंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, दे आर बेसिकली ड्राई विंड्स, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, टाइफून्स एंड हरिकेन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर बात किया जाए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टाइफून्स एंड हरिकेन्स, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा समझना है, इस पर हम लोग सेपरेट भी डिस्कशन करेंगे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, टाइफून्स हैं, हरिकेन्स, टॉर्नेडोज, ये कुछ टर्म्स है आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, फिर इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। देखो जो साइक्लोन्स होते हैं ना, इसमें आप ये याद रखना कि जो साइक्लोन्स आपके बनते हैं, ये जो साइक्लोन्स हैं, ये साइक्लोन्स बेसिकली इनके दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, ये आप याद रखना। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक तरफ क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलता है, और दूसरी तरफ जो साइक्लोन्स बनते हैं उन्हें हम जो साइक्लोन बोलते हैं वो है टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरफ आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, दूसरी तरफ आपका टेम्परेट साइक्लोन शब्द हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर बात करोगे तो ये क्या है, इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का जो सप्लाई है वो रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेट साइक्लोन की बात करोगे तो यहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि दो एयर मासेस मिलते हैं, ठीक है, दो एयर मासेस मिलते हैं, आगे बताता हूँ, और फिर फ्रंट का फॉर्मेशन है और उससे वो लिंक्ड होता है साइक्लोन फॉर्मेशन से, है ना। तो यहाँ पे ये डिटेल में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल के कुछ पॉइंट्स आप समझना है। तो आपको ये देखना है कि जब ये जो साइक्लोनिक कंडीशंस है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, ये क्या है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है, 0 डिग्री मतलब इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। और फिर ये 23.5 डिग्री पे है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ जो कंडीशंस हैं, ये जो कंडीशंस आप देख रहे हो, इस कंडीशंस में जो साइक्लोन्स बनते हैं
मतलब जनरली इन साइक्लोन्स के बनने के लिए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो ये जो साइक्लोन्स इन कंडीशंस में बनते हैं तो उनके लिए जो हम शब्द यूज़ करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। जनरली जो 0 से 5 डिग्री का एरिया होता है वहाँ साइक्लोन ये नहीं बनते। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल फोर्स होता है जिसे बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, और इस फोर्स की ज़रूरत बहुत अधिक होती है। जैसे जब विंड मूव करती है, जैसे मान लो विंड मूव करती है तो विंड मतलब अगर नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर है, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से ये फोर्स जनरेट होता है। और कोई भी चीज़ सीधी मूव नहीं करती है, वो बेसिकली मतलब जैसे आपका ये राइट या लेफ्ट की तरफ वो टर्न करती है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये बेसिकली कोरियोलिस फोर्स की तरफ है। जैसे अगर आप मान लो सीधा जा रहे हो, आप तेजी से सीधा जाओगे, ठीक है, और अगर मान लो अगर आप तेजी से भाग रहे हो और है ना तेजी से भाग रहे हो तो आप देखोगे आपका झुकाव जो है लेफ्ट या राइट की तरफ होगा, डिपेंडिंग अपन आप किधर डायरेक्शन को लेकर भाग रहे हो, तेजी से अगर भाग रहे हो। तो यहाँ पे जो हवाएं भी मूव करेंगी ना तो वो हमेशा सीधा मूव नहीं करेंगी। हवाएं भी अगर मूव कर रही हैं तो वो क्या है कि वो जैसे राइट की तरफ शिफ्ट होंगी, नदर्न हेमिस्फीयर मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपका मूव करेंगी। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है साइक्लोन्स के बनने के लिए। साइक्लोन्स के बनने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका होता है। जैसे मान लो साइक्लोन्स है, साइक्लोन्स अगर बन रहे हैं तो अगेन अगर साइक्लोन्स जो है वी कैन से कि अगर साइक्लोन्स जो है बन रहे हैं तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब साइक्लोन बनेंगे तो उनकी वर्लिंग होनी चाहिए, जैसे मान लो इस टाइप से, तो उसके लिए ये कोरियोलिस फोर्स की जरूरत होती है। और 0 to 5 डिग्री पे कोरियोलिस फोर्स क्योंकि प्रेजेंट नहीं है, अंडर दैट कंसिडरेशन, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट नहीं है, अंडर दैट कंसिडरेशन जो है यहाँ साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है दैट इज़ ऑल्सो नॉट देयर। ठीक है, साइक्लोन भी यहाँ पे आपका नहीं बनता है। तो मतलब 0 से 5 डिग्री की बात अगर हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है समझना है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, सपोज करो अगर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, इफ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे आर फॉर्म्ड, अगर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर बनते हैं, जैसे अगर यही ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडियन ओशियन रीजन में बनते हैं, इंडियन ओशियन रीजन में अगर बनते हैं तो उनके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो जनरली साइक्लोन शब्द यूज़ करते हैं। अगर सपोज करो कि ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में यही साइक्लोन अगर बनते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में अगर यही साइक्लोन बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी यूज़ दिस टर्म वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में अगर सेम से साइक्लोन्स जो हैं वो अगर बनते हैं तो वी जनरली यूज़ द टर्म कि यहाँ मतलब वही साइक्लोन्स को हम टाइफून्स बोलते हैं। और अगर ये वेस्टर्न की जगह ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन या फिर अटलांटिक ओशियन में अगर यही साइक्लोन बनते हैं तो वहाँ भी हम टाइफून शब्द का यूज़ जो है वो करते हैं। ठीक है, सॉरी, वहाँ पे हम जो है हरिकेन शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या आपको समझना है कि चाहे आप जैसे साइक्लोन शब्द का यूज़ करो, चाहे आप टाइफून शब्द का यूज़ करो, चाहे आप हरिकेन शब्द का यूज़ करो, ये तीनों ही क्या है? दे आर ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ट्रॉपिकल साइक्लोन का मैकेनिज्म और ये सब आगे मतलब एडवांस उसमें डिस्कस करेंगे, अभी इसमें इतना सब कुछ नहीं है। तो आपको ये बस देखना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, मॉइस्चर की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंडीशंस जो हैं इन अगर मान लो आपको पूछा जाए तो टाइफून्स हैं या हरिकेन्स हैं या साइक्लोन इन जनरल सेंस की अगर बात करें तो ये बेसिकली एक प्रकार के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं। ठीक है, अब सिंपल से थोड़ा सा मैं बेसिक अगर आपको मैकेनिज्म समझाने का प्रयास करूं तो जैसे मान लो कि ये आपका सपोज अगर इसको मैं ब्लू कलर लूं तो ये पानी है। ठीक है, ये पानी है। अब यहाँ से सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है। ठीक है, अगर हम सूरज की रोशनी को देखें तो ये सूरज की रोशनी, थोड़ा इसको डार्क करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। जब गर्मी बढ़ेगी तो यही पानी जो है वेपर फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएगा, वेपर फॉर्म में जाएगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड से कोई चीज़, देखो ये लिक्विड है, लिक्विड से क्या है? गर्मी की वजह से ये लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा है। अब ये समझना बात को कि लिक्विड से ये वाटर वेपर बन रहा है, क्योंकि ये लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा है तो यहाँ पे हीट जो है वो ऐड ऑन हो रही है। हीट क्या है? ऐड ऑन हो रही है। तो लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा है तो हीट ऐड ऑन हो रही है। अब जैसे जैसे यही वाटर वेपर ऊपर जाएगा तो बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल लैप्स रेट मतलब जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे तो ठंडक बढ़ेगी, तो बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल लैप्स रेट ये वाटर वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे वाटर ड्रॉपलेट है, पानी की बूंदें उस पर कन्वर्ट होगा और इसमें जो हीट है उसका लॉस होगा।
जब ये स्थिति बनेगी, आप ध्यान समझना कि पहले क्या हुआ, पहले ये हुआ कि गर्मी पड़ी, है ना, 27-28 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, ये लिक्विड से वाटर वेपर बना, वाटर वेपर क्योंकि एक गैस है ऊपर की तरफ जाएगी, फिर क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें ऊपर जाएंगी ठंडक बढ़ेगी, दोबारा से ये वाटर वेपर से लिक्विड में बना। जब वाटर वेपर से लिक्विड में बनेगा तो हीट का लॉस होगा, जब हीट का लॉस होगा तो हीट जब लॉस होगा तो फिर ये लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये प्रोसेस महीनों तक चलता रहेगा और ये लो प्रेशर बनता जाएगा। तो जैसे आप ये समझो कि जैसे स्विमिंग पूल देखे होंगे, स्विमिंग पूल में एक छेद होता है जहाँ से अगर आपने उसे खोला तो पूरा पानी जो है उससे बह जाता है। इसी तरीके से अगर आपने उसको इसी तरीके से लो प्रेशर एक्ट करता है, जैसे जैसे जितना इंटेंसिफाइड लो प्रेशर होगा, आसपास की जो हवाएं हैं जो थोड़ा हाई प्रेशर में हैं, उन हवाओं को ये बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो करता है और तेज़ी से हवाएं आती हैं और फिर ये बिकॉज ऑफ द कोरियोलिसिस फॉर व्हर्लिंग होती है, हवाएं जो हैं इसको जो है आगे की तरफ लेकर जाती हैं एंड इस तरीके से जो है साइक्लोन बनते हैं जिसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। तो ये सेम कंडीशंस जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से फॉर्मेशन से रिलेटेड, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो हरिकेन्स हो या टाइफून्स हो, उनकी इंटेंसिटी और साइज वेरी कर सकती है, लेकिन जो साइक्लोन बनता है वो कुछ इसी प्रकार से आपका बनता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे मैकेनिज्म तो यही ध्यान में रखना है। थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, वो टेम्परेट साइक्लोन्स का जो फॉर्मेशन होता है, वो टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहोगे तो इसमें जो टेम्परेट साइक्लोन है इसके लिए जो जुड़ी हुई चीज़ है वो आपकी फ्रंट है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो टेम्परेट साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन के जो फॉर्मेशन होता है वो फ्रंट के कंटेक्स्ट में है, मतलब दो एयर मासेस जो हैं वो आके मिलते हैं और दो एयर मासेस मतलब दो डिफरेंट, जैसे मान लो एक वार्म एयर मास है या कोल्ड एयर मास है, दोनों एयर मास आपके मिलेंगे और मिलने के बाद क्या है कि एक ट्रांजिशन जोन आएगी, उस ट्रांजिशन जोन को हम फ्रंट बोलते हैं और ये जो फ्रंट है ये बेसिकली आप कह सकते हो कि दिस फ्रंट इज लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है, जैसे मान लो थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे अगर आप पृथ्वी का ही देखोगे तो ये जो टेम्परेट साइक्लोन जनरली थोड़ा सा ऊपरी, जैसे ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये जैसे आप थोड़ा सा बेसिक अगर आपको पता हो तो ये ट्रॉपिकल के ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन है। अब ट्रॉपिकल के ऊपर सब ट्रॉपिकल, जैसे मान लो ये रीजन है, अब यहाँ पे जैसे पोलर रीजन से ठंडी हवाएं आती हैं, इधर से सब ट्रॉपिकल से गर्म हवाएं आती हैं, यहाँ पे दोनों हवाएं मिलती हैं और वो कंडीशंस टेम्परेट साइक्लोन के लिए होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेट साइक्लोन के लिए दो एयर मासेस की जरूरत होती है, मतलब मास ऑफ एयर की जरूरत होती है। इधर से आपकी गर्म हवाएं आ रही, इधर से ठंडी हवाएं मिलती हैं और फिर जो है टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाए तो जहाँ पे जैसे जो डिस्कशन है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे इफ यू विल सी तो देयर आर इट इज स्टेटेड, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर हम बात करें है ना, तो ये जो भी साइक्लोन्स हैं वो लो प्रेशर एरियाज होते हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, जैसे है ना लो प्रेशर है हाई प्रेशर है, तो जैसा अगर आपको समझना है, जैसे मान लो कि अगर सपोज करो लो प्रेशर इज लिंक्ड विद हाई टेम्परेचर, मतलब क्या प्रेशर का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपके सर पे मैं हाथ लगा के तेज़ी से दबाऊँ तो आपके सर में प्रेशर फील होगा, ठीक है, और एकदम सब कुछ छोड़ दे, एकदम चीज़ें हल्का आप फील करो एकदम, है ना, तो मान लो नीचे से कोई आपको ऐसे हल्के से उठा रहा है तो आपको ताकत नहीं लग रही, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ऐसे क्या है कि जो हवाएं होती है ना उनका दबाव होता है। तो अगर मान लो ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं आ रही हैं तो हाई प्रेशर होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ हवाएं मतलब जैसे इवापरेट हो रहा है या गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है तो लो प्रेशर हो। क्यों? क्योंकि अब कोई चीज़ दबा रहा है, जैसे मान लो आपके सर पे हाथ दबाया मैंने, तेज़ी से प्रेस कर रहा हूँ तो आपको प्रेशर फील होगा, वही अपने हाथ को उठाऊंगा तो क्या होगा, प्रेशर कम फील होगा। अब हाथ को रिप्लेस कर दो आप किससे, हाथ को आप रिप्लेस कर दो पानी से, सॉरी हाथ को रिप्लेस कर दो हवा से, तो हवा अगर तेज़ी से ऊपर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ठंडी हवा आएगी तो हाई प्रेशर हो जाएगा, और गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो वो आपका लो प्रेशर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से हवाएं मूव कर रही हैं तो अपने आप जो दबाव है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो साइक्लोन्स बेसिकली आप ये याद रखो कि दीज साइक्लोन्स आर व्हेन यू टॉक अबाउट दीज साइक्लोन्स आर ऑल्सो दे आर काइंड ऑफ अ लो प्रेशर, और इसमें लो प्रेशर क्रिएशन होता है और आपके पास साइक्लोन्स टाइफून्स हरिकेन्स इसके अंदर है। जैसे जो टाइफून्स होते हैं 6 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ में ये होते हैं एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो ये फैक्ट आप याद रखना कि 6 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये आपको जैसे मतलब अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे इफ विल सी, तो यहाँ पे अगर जो भी मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो 6 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक, 6 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक का जो है, 6 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री साउथ से लेके 20 डिग्री साउथ,
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ही इस जो एरिया है, क्योंकि 0 से 5 डिग्री पे साइक्लोन्स नहीं बन पाते, जो कोरिलेसिस फोर्स वाला रीजन मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मेनली ये कहाँ पे अगर ऑकर करते हैं, दे आर बेसिकली ऑकर इन 6 डिग्री से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, जुलाई टू अक्टूबर। और टेम्परेट साइक्लोन से छोटे होते हैं, डायमीटर इनका ये होता है, फैक्ट्स आपको याद रखना है। प्रेशर्स बहुत स्टीपर होता है, मतलब प्रेशर होता है ना, क्योंकि देखो जैसे अगर इफ़ यू सी, तो जैसे अगर आप देखोगे तो जनरली जैसे मान लो ये है, ये साइक्लोन का स्ट्रक्चर अगर आप डेवलप करने की कोशिश करोगे इस टाइप से, तो जैसे जैसे ये लो प्रेशर है, ठीक है, ये समझना कि यहाँ पे आपके क्या है, ये लो प्रेशर है। अब जैसे जैसे अंदर से बाहर की तरफ जाओगे, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट ये जो प्रेशर का गैप है, जैसे ये मान लो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो ये बहुत स्टीप होगा, मतलब इनमें प्रेशर डिफरेंस बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से लो प्रेशर से हाई प्रेशर, तो ये स्टीपर होता है जनरली देखा जाए। व्हेन यू टॉक अबाउट द हरिकेन्स, तो यहाँ पे क्या शब्द का चयन है या क्या शब्द इन्होंने लिखा है कि टाइफून्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रेशर बेस बहुत ही स्टीपर जो है वो आपका होता है। चाइना सी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है, मतलब मेनली टाइफून्स आपकी साउथ चाइना सी या वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन में होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो इंडियन ओशन रीजन में होते हैं। हरिकेन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली ये अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन में होते हैं। यहाँ पे भी वही लो प्रेशर कंडीशंस होते हैं, मतलब रेनलेस सेंटर, क्योंकि आई होता है, मतलब ये साइक्लोनिक स्ट्रक्चर इसमें हाईलाइट किया है। तो मतलब अगर आप साइक्लोन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आई मतलब जो लो प्रेशर वाला मेन एरिया होता है जिसके अराउंड हवाएं सारी प्रेजेंट हैं, तो उसे हम मतलब रेनलेस सेंटर या लो प्रेशर रीजन भी कहते हैं। सो वेस्ट इंडियन आइलैंड्स में या कैरेबियन रीजन में आपके हरिकेन्स होते हैं। टॉर्नेडोज की बात करें तो ये टॉर्नेडोज क्या हैं, ये जैसे आपने देखा होगा कई वीडियोस देखोगे ना, नॉर्थ अमेरिका में बहुत तेज़ी से वो हवाएं तेज़ी से चल रही हैं और अपने साथ बहुत काले कलर की मतलब मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें लेकर चलती हैं, तो ये बहुत ही वायलेंट कंसिडर किया जाता है। एंड ये फनल क्लाउड के रूप में होता है, मतलब ऊपर एक बादल सा होगा, जैसे मान लो ऐसे ऊपर स्ट्रक्चर आपका होगा बड़ा सा, ये ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर, और वो नीचे तक पूरा जाएगा और ये ऐसे 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 मूव करेगा, इन्हें टॉर्नेडोज बोलते हैं। तो यहाँ पे कई जगह गिनिया लैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका, सदर्न यूएसए, यहाँ पे इसे कई नाम से, जैसे वर्ल विंड भी हम कहते हैं, विली विली ऑकर होता है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये भी एक प्रकार का आप कह सकते हो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। तो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अबाउट द टॉर्नेडोज। साइक्लोन्स की बात करें तो जनरली अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देखो इनके फॉर्मेशन का मैकेनिज्म सेम सा ही है जो भी हमने डिस्कस किया है, जो मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंटेक्स्ट में बताया था वही ध्यान में रखना है। साइक्लोन्स इन जनरल जैसे बताया कि वहाँ भी सेम सी चीज़ है, ये इंडियन ओशन रीजन में बनते हैं, लो प्रेशर रहता है ना। तो बार बार अगर आप थोड़ा सा सुनने का प्रयास करोगे ना तो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि ये बेसिकली क्या है। तो साइक्लोन्स क्या है, जनरली दे आर लिंक्ड विद द लो प्रेशर एस्पेक्ट से ये आपके जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि जैसे बिकॉज ऑफ द कोरिलेसिस फोर्स, ये जो साइक्लोन्स होते हैं इनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे अगर आप अर्थ को डिवाइड करोगे तो जैसे मान लो ये अर्थ है, ये इक्वेटर, तो इक्वेटर के ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी सुई की चलती है ना, उसका अपोजिट मतलब इस टाइप से मूवमेंट होगा आपका साइक्लोन्स का, है ना, व्हेन यू टॉक अबाउट, है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपके सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा। एंड ये कई सारी जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे बारिश भी होती है ना। इसका अपोजिट जो होता है एंटी साइक्लोन का जो अपोजिट होता है वो होता है एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन की अगर हम बात करोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट द एंटी साइक्लोन, जैसे साइक्लोन किससे जुड़ा हुआ है याद रखना, वो है लो प्रेशर से जुड़ा होता है, और एंटी साइक्लोन अपोजिट है लो प्रेशर का, तो अपोजिट ऑफ लो प्रेशर हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर जब कंडीशंस होंगी, हाई प्रेशर याद रखना जैसे हवाएं, ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, वो हाई प्रेशर कंडीशंस होंगी। तो हाई प्रेशर इन द सेंटर एंड है ना, एंड आइसोबार्स। अब मैंने आइसोबार आपको बताया हुआ है कि आइसोबार मतलब ऐसे पॉइंट्स को आप जोड़ रहे हो जहाँ पे प्रेशर सेम है। आइसो स्नेफ और ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर कंडीशंस हैं उसे हम एंटी साइक्लोन बोलते हैं। अगर मान लो कहीं बारिश होती है तो बारिश किससे जुड़ी है, लो प्रेशर कंडीशन से जुड़ी है, लेकिन हाई प्रेशर कंडीशन से बारिश जुड़ी नहीं होती है। तो मतलब विंड मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, जेंटल विंड लाइट होती हैं, स्काई क्लियर होता है, एयर काम होती है, ये है। टेम्परेचर जनरली लाइक टेम्परेचर्स आर हाई इन समर बट कोल्ड इन विंटर्स। विंड्स जो हैं एंटी साइक्लोन्स में वो आउटवर्ड मूव करती हैं,
है ना, ये आपका रहता है, जैसे क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये थोड़ा सा याद रखना, आपको याद रखना है कि जब आप साइक्लोन की बात करोगे तो वो एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। और एक याद कर लो, एंटी साइक्लोन उसका अपोजिट है। तो ये मूवमेंट विंड का किसकी वजह से होता है? द मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ वी कैन से बिकॉज ऑफ द कोरियोलिसिस फोर्स। ये ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही अल्टीमेट और आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ जिसके बाद आपको चीज़ें थोड़ा और समझ में आ जाएगी। इससे पहले जैसे देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ है, अब यहाँ से आपने इक्वेटर बनाया, फिर आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया, फिर आपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनाया। जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, इसके बाद ये आपका 23.5, फिर ये आपका 23.5, दोनों देख लो, ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री है इक्वेटर की अगर बात किया जाए, फिर 23.5 आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों चीज़ें। तो ये जो मूवमेंट है ना, जैसे जैसे मान लो जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री, 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री, 20 से 23.5, इस टाइप से चलता है। ऐसी सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो ये आपके क्या है, बेसिकली ये लैटिट्यूड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स इन्हें हम कहते हैं। ऑल्दो ये विजिबल नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं, बट जनरली अर्थ को डिवाइड इस तरीके से आपका किया गया है, जैसे है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग जो लैटिट्यूड्स हैं इस टाइप से डिवाइड किया गया है। ये मतलब इंपॉर्टेंट भी होते हैं लोकेशन और इन सब के लिए, तो इस टाइप से ऐसा डिवाइड किया गया। तो ये डिवीज़न आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जैसे जब आप क्लाइमेटिक कंडीशंस देखोगे ना, तो जैसे मान लो अगर सूरज की रोशनी है, जैसे मान लो इफ़ यू टॉक अबाउट द सूरज की बात अगर आप करोगे, तो सूरज की रोशनी भी कैसे है, जैसे डायरेक्टली जब फॉल करेगी तो ये वेरी करती है। जैसे मान लो इक्वेटर में एकदम डायरेक्ट सूरज की रोशनी फॉल करती है, तो इक्वेटर के पास के जो इलाके होंगे वहाँ बहुत गर्मी होगी, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट फॉल कर रही है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे अर्थ के, जैसे लैटिट्यूड हायर लैटिट्यूड में जाओगे, तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट न होके इंक्लाइंड जो है वो हो जाती है, तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है ना। जैसे अगर आपके फेस के ऊपर डायरेक्ट टॉर्च में लगाऊं तो एकदम फेस में रोशनी जाएगी, और यहीं अगर थोड़ा टेढ़ा करके लगाऊंगा तो पूरा रोशनी आपके ऊपर नहीं जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपके पूरे शरीर में। टेढ़ा करके लगाओ, और आपके मुंह पे ही फेस में लगा दूं तो वो पूरा का पूरा आपके फेस पर जो है जाएगी। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको समझना है। तो यहाँ पे इसी वजह से, क्योंकि आपको देखो कहीं भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी ना, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस कई फैक्टर्स पर निर्भर करेंगी, और वो फैक्टर जो आपको क्या ध्यान में रखना है कि उसमें से एक फैक्टर क्या है कि जो सनलाइट है वो किस तरीके से फॉल करती है। देखो जहाँ भी सूरज की रोशनी ज़्यादा आएगी तो गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर कंडीशंस बनेगी, लो प्रेशर कंडीशन बनेगी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी, मॉइस्चर है तो फिर बारिश होगी। इसका अपोजिट अगर आप ले लो, जहाँ मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ठंडक है, तो वहाँ पानी का इवापोरेशन भी नहीं होगा, ठंडी हवाएं होंगी, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होंगी। तो ये चीज़ आप मन में लिंक करो। तो जैसे अब जहाँ रोशनी है, जहाँ सूरज की रोशनी है, गर्मी है, बारिश है, हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ वेजिटेशन अलग तरीके का होगा, और जहाँ जहाँ ये वेरी करेगा वेजिटेशन भी ऐसे ही वेरी करेगा। तो इसलिए विश्व को इस तरीके से डिवाइड किया गया, वर्ल्ड के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो वेजिटेशन और क्लाइमेट भी आपका डिवाइड हुआ। जैसे मान लो 0 से 10 डिग्री तक अगर आप देखोगे तो जो वेजिटेशन है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, है ना। यहाँ पे हर पूरे बारिश होती रहती है, दिन भर बारिश होती है, मतलब पूरे साल बारिश होती है। यही अगर आप 10 डिग्री से 30 डिग्री तक आप जाओगे तो यहाँ पे 3 टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, आप इमेजिन करो कि 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, ये एक बॉक्स इमेजिन करो, जैसे ये बॉक्स इस टाइप से है ना, इस टाइप से अर्थ का डिवाइड किया गया। तो अगर आप वेस्टर्न पोर्शन में जाओगे, जैसे आप इमेजिन करो सहारा डेजर्ट अफ्रीका का, तो हॉट डेजर्ट है। फिर अगर थोड़ा आप मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो सूडान टाइप है, और फिर मानसूनल टाइप है। तो ये जो कंडीशंस हैं आपकी, ये 10 डिग्री से 30 डिग्री, इन पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप मान लो थोड़ा सा जैसे और जाते हो, जैसे मान लो कि 30 डिग्री से 45 डिग्री पे जाते हो, तो वहाँ पे आपका चाइना टाइप है। उसके बाद है ना, जैसे मान लो मेडिटेरेनियन टाइप है, जहाँ पे विंटर पे बारिश होती है, जो ग्रासलैंड जिसे स्टेपी टाइप बोलते हैं, वहाँ समर में बारिश होती है। चाइना टाइप है किनारे में, ठीक है। तो ये मतलब लैंड एरिया से समुद्र की तरफ ऐसा डिवीज़न है। तो ये 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक है, और इसे वार्म टेम्परेट जोन भी बोला जाता है, है ना। तो ये पॉइंट्स याद रखते हैं। तो स्टेपी टाइप क्लाइमेट आपका
30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ के बीच में लोकेटेड है। फिर इसी तरीके से अगर आप 45 डिग्री से 65 डिग्री दोगे तो उसको बोलते हैं कूल टेम्परेट जोन। यहाँ पे आपका वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप रेनफॉल, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, फिर सेंट्रल कॉन्टिनेंट साइबेरियन टाइप है, फिर ईस्टर्न मार्जिन लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट है, तो ये ध्यान में रखना है। और फिर फर्दर आप 65 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते हो तो यहाँ पे आर्टिक या पोलर टाइप जो क्लाइमेट है वो प्रेजेंट है। तो ये थोड़े से आपके मन के अंदर देखो क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे अगर आप थोड़ा इसको मैप सामने रख के देखोगे ना कि अच्छा थोड़ा इमेजिन कर लोगे ना तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा 0 से 10 डिग्री ऐसे, 10 से 30 डिग्री ऐसे, 30 से 45 डिग्री ऐसे, 45 से 60 डिग्री ऐसे, और मतलब 65 डिग्री ऐसे, 65 से 90 डिग्री ये वाला क्लाइमेट है और उसका रेंज है। ठीक है, जैसे ईस्टर्न में अलग क्लाइमेट, सेंटर पे अलग क्लाइमेट और वेस्टर्न में अलग क्लाइमेट। इस तरीके से मान लो एक कमरा है, अब एक कमरे में एसी चल रहा है तो एसी के नीचे खड़े होगे तो टेम्परेचर ज़्यादा लो होगा, थोड़ा दूर खड़े होगे तो टेम्परेचर जो है थोड़ा आपको मतलब हायर लगेगा, बीच में दोनों का मिक्स रहेगा। इसी तरीके से क्या है कि ये इस प्रकार से क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन, और जैसा जैसा क्लाइमेट है वैसा वैसा वेजिटेशन है। अब हम आगे के लेक्चर्स में इन्हीं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अगर आप सौरभ पांडे CSE अपने कोर्स में क्लासेस कर रहे हैं तो जरूर से कोर्स के बारे में डिस्कस करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस ये दिस इज़ द थर्ड लेक्चर। सो अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो उसको देख के ही इनको प्रोसीड करना है, क्योंकि चीज़ें सीक्वेंस में हैं, मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रोसीड। तो बिफोर आई प्रोसीड थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि जैसे मान लो आपको ध्यान में रखना है, ये आपका अर्थ है और ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है, वो ये है कि जैसे ये 0 डिग्री पे है, इसके बाद ये 23.5 डिग्री है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और उसके बाद 23.5 ये नीचे सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ पे जब हम डिस्कस करते हैं ना, अगर पिछले लेक्चर में देखोगे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बता लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि इतने लैटिट्यूड से इतने लैटिट्यूड का जो एरिया है उसमें आपका इस प्रकार का क्लाइमेट होगा या इस प्रकार का जो वेजिटेशन, उससे लिंक्ड वेजिटेशन आपका होगा। तो यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट्स मेंशन कि हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट किस तरह का है, दैट इज़ हॉट वेट एंड इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट है। अगर ये हाथ से बने हुए मैप को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और जहाँ जहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है उसके 5 डिग्री नॉर्थ और लाइक 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो इक्वेटर के है वहाँ पे आपका ये जो क्लाइमेट है मौजूद है। तो पॉइंट आपके मन में क्या होना चाहिए कि अच्छा इक्वेटर अगर पास हो रहा है तो इसके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के अंदर, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के अंदर आपका ये क्लाइमेट है जिसे हम हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोलते हैं। अब हॉट शब्द मेंशन्ड है, जैसे हॉट शब्द मेंशन्ड है, हॉट का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। अगर कोई चीज़ इक्वेटर के पास है तो सूरज की रोशनी भी, यू ऑल आर अवेयर कि सूरज की जो रोशनी है वो भी इक्वेटर पे डायरेक्ट फॉल करेगी। सूरज की रोशनी क्या है, डायरेक्ट आपकी फॉल करेगी जो इक्वेटर के अलॉन्ग है। तो अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट फॉल करती है तो वहाँ पे गर्मी भी उसी प्रकार से होगी, गर्मी होगी। अगर पानी है तो जैसे अगर गर्म काफ़ी अधिक है, अगर लगातार गर्मी हो रही है तो पानी जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होके और फिर मतलब जितना ज़्यादा वेपर होगा तो उतना बारिश के चांसेस भी हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो कन्वेक्शनल रेनफॉल की अगर बात किया जाए तो उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत है, टेम्परेचर हाई है और वाटर वेपर बन रहा है, तो इस वजह से। तो एक ये याद रखना है, टेम्परेचर हाई इसलिए हॉट, और क्योंकि बारिश ज़्यादा इसलिए वेट, और अलॉन्ग द इक्वेटर इसलिए इक्वेटोरियल। तो अगर इसका नाम को भी आप थोड़ा सा बाइफर्केट करके सोचोगे तो यू कैन ईजिली कंक्लूड कि ये जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट के बेसिक चीज़ क्या है। अब यहाँ पे कुछ और भी एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि देखो यहाँ पे लगातार सूरज की रोशनी बनी रहती है, तो ऐसा नहीं है कि अभी सूरज की रोशनी ज़्यादा है या गर्मी अभी ज़्यादा है फिर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द ईयर रहती है, और गर्मी काफ़ी रहती है इसलिए विंटर भी नहीं होती। तो ये फैक्ट्स याद रखना है। जैसे सपोज करो आपसे प्रश्न आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू अबाउट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो एक तो टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, ठंड नहीं होती है, क्लाउडीनेस होता है क्योंकि पानी तो है ही, समुद्र तो है ही, जब गर्मी बहुत होगी तो भाप बनेगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी तो हैवी प्रेसिपिटेशन भी इसका एक बड़ा फैक्टर है। एंड ये जो रेनफॉल है ये आपका पूरे साल बारिश होती है, ऐसा कोई भी महीना नहीं होता, इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका कोई भी ऐसा महीना नहीं होता है जो कि यू कैन से कि कोई भी महीना ऐसा नहीं होता विदाउट रेन, मतलब बारिश आपकी लगातार होती ही रहती है। तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। जो रेनफॉल की एक बात करोगे, कोई भी महीना नहीं है जहाँ बारिश ना होता, हर महीने बारिश आपका होता है। मैक्सिमम रेनफॉल अप्रैल और अक्टूबर के टाइम पे होता है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे मान लो मार्च का टाइम होता है, मार्च के टाइम पे सूरज का जो प्रेजेंस है, जो सन है उसका जो प्रेजेंस है, इफ़ विल फाइंड, तो ये यहाँ पे है। फिर मार्च अप्रैल मई जून में यहाँ पे जाएगा। तो मार्च, जैसे यहाँ पे मार्च है ना, तो मार्च में जब सूरज यहाँ पे होगा तो मार्च से लेकर अप्रैल तक की बहुत गर्मी होगी। तो मार्च से लेकर अप्रैल तक गर्मी होगी, तो अप्रैल के महीने में काफ़ी बारिश होगी, क्योंकि देखो जितना मान लो जैसे मार्च से लेकर अप्रैल तक गर्मी, तो अप्रैल के बाद क्योंकि खूब भाप बन जाएगा, वाटर वेपर होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी, तो इसलिए अप्रैल के महीने में बारिश होती है। सिमिलरली जैसे अगर आप मार्च है, मार्च में 3 महीना ऐड कर लो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जून हो गया, फिर 3 महीने ऐड कर दो। सूरज जो है रिलेटिव पोजीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके, जैसे मार्च है, मार्च के बाद जून में सूरज यहाँ पहुँचेगा, जून के बाद 3 महीना और ऐड कर दो, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आएगा सितंबर अक्टूबर में, फिर इक्वेटर के ऊपर सूरज है तो अक्टूबर में फिर बारिश होगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब सूरज आपका इक्वेटर के ऊपर होता है तो हम एक शब्द भी यूज़ करते हैं, दैट इज इक्विनॉक्स। अब यहाँ पे डबल इक्विनॉक्स होता है, एक तो जैसे मार्च के टाइम पे हो गया और एक सितंबर के टाइम पे हो गया, और उसके 1 महीने बाद भयंकर बारिश होती है। तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कौन सा क्लाइमेट है जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो डबल, मतलब डबल रेनफॉल पीक है, ऐसा कौन सा क्लाइमेट है। तो ये आपका हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। मैक्सिमम जो रेनफॉल है अप्रैल और अक्टूबर में आफ्टर इक्विनॉक्स, लीस्ट रेनफॉल जून और दिसंबर के टाइम पे होती है। सोलिस्टिस तब जब सूरज आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के वहाँ पे रहता है। तो देखो अगर आपको ऐसे थोड़े से शब्दों को समझने में दिक्कत होगी, इक्विनॉक्स क्या है और है ना, तो आप मतलब चाहो तो गूगल में भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये है, क्योंकि अब मैं बहुत ही बेसिक पे चला जाऊँगा तो फिर ये जो पर्पज़ है बुक कवर करने का वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो अभी, क्योंकि एनसीईआरटी का भी काफ़ी चीज़ें मैं कवर करूँगा तो उसके माध्यम से भी आप फिर अपना कवर कर लेना। अब दूसरा क्या है कि यहाँ जो रेनफॉल होती है, तो एक चीज़ तो आपने क्या देखा कि रेनफॉल हर महीने होती है, दूसरी चीज़ आपने देखा कि रेनफॉल भी हर महीने हो रही है, प्लस 2 पीक हैं रेनफॉल की, मतलब डबल रेनफॉल पीक इसका है। तीसरा है कन्वेक्शनल ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है, दोनों तरीके की रेनफॉल यहाँ पे देखने, कन्वेक्शनल और ओरोग्राफिक रेनफॉल हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ दोनों टाइप के रेनफॉल हैं। अब बारिश होती है इसलिए यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मतलब घने जंगल है। जैसे अमेजन फॉरेस्ट में सेलवास आप याद रखना, सेलवास शब्द याद रखना कि सेलवास क्या है, बेसिकली ये आपके सेलवास शब्द याद रखना। अमेजन जो फॉरेस्ट है यहाँ पे सेलवास मतलब घने जंगल है, कई प्रकार के यहाँ पे जैसे पेड़ हैं, ये भी यूपीएससी ने पूछा है, जैसे महोगनी, अबोनी, ग्रीन बीज, ये कई ऐसे करके आपके कह सकते हो कि जो पेड़ पौधे हैं वो जो प्रेजेंट है यहाँ पे रहते हैं। फिर आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, थिक कैनोपी, मतलब ऊपरी कवर बहुत रहता है, इवन कई बार इतना ज़्यादा डेंस होता है कि इवन सूरज की रोशनी भी नहीं पास हो पाती है। सो ये भी आपको याद रखना। फिर ये जो फॉरेस्ट है ये दे आर क्लियर्ड लेक्स लग्जूरियंट सेकेंडरी फॉरेस्ट, मतलब कई बार क्या होता है कि ये टर्म आपको याद रखना है, दैट इज़ बेलुकार, ठीक है। बेलुकार शब्द आप याद रखना, दैट वी कॉल इट एज बेलुकर। तो बेलुकर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन। जैसे मान लो जंगल है, जंगल को आपने साफ कर दिया, क्लियर किया, और जब आपका जैसे जंगल जो है वो व्हेन द फॉरेस्ट आर क्लियर लेस लग्जूरियंट, सेकेंडरी फॉरेस्ट जो है मतलब दूसरे जो फॉरेस्ट हैं वो आपके उगाएंगे। जैसे जंगल है, जंगल को आपने क्लियर कर दिया, आप दूसरे जो फॉरेस्ट मतलब धीरे धीरे उगेंगे, तो उन्हें बेलुकर शब्द यूज़ करता है। मलेशिया का जो रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो क्लाइमेट है इसमें जो ट्रीज़ हैं वो कौन सी है, महोगनी, बोनी, ये सब हैं। उसके बाद जो रेनफॉल है कन्वेक्शनल ओरोग्राफिक, दोनों रेनफॉल आपकी प्रेजेंट है। सेलवास भी याद रखना, कौन कौन
से ट्रीज़ हैं, महोगनी, बोनी, ग्रीन, ये सारे ट्रीज़ हैं। बेलुकर क्या होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मेंस प्रोस्पेक्टिव से भी ये थोड़ा कंसेप्ट बहुत मैटर करते हैं। लाइफ एंड डेवलपमेंट इक्वेटोरियल रीजन किस तरीके, तो यहाँ पे क्योंकि घने जंगल है तो बहुत ज़्यादा थिक पॉपुलेशन नहीं, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे हंटर्स हैं, शिकारी हैं, कलेक्टर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह खेती की फिर दूसरी जगह चले गए, इस टाइप का चीज़ें रहती हैं क्योंकि जंगल बहुत ही थिक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे जनरली जैसे अमेजन बेसिन है तो रबर, वाइल्ड रबर को कलेक्ट करते हैं। कॉन्गो का बेसिन है, वहाँ पे जो पिग्मीज़ हैं, पिग्मीज़ आप मानो है ना जो लोग हैं वहाँ के, तो जो पिग्मीज़ हैं वो नट्स को गैदर करते हैं। फिर जंगल ऑफ मलेशिया में ओरांग असली हैं। उसके बाद है ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, या जैसे कहीं रबर है, कहीं नट्स हैं, कहीं लकड़ियाँ हैं, इस टाइप की चीज़ें। ऑल तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान नहीं है, दैट इज़ द रीज़न। जैसे बहुत ज़्यादा टिम्बर इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड यहाँ पे नहीं रहती, भले बहुत भयंकर जंगल है फिर भी इसके बावजूद भी। नेचुरल रबर यहाँ इसे हम कहते हैं हीविया बर्सेलिनेसिया। मलेशिया के और इंडोनेशिया यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। तो आपको याद रखना है कि जो रबर कल्टीवेशन है वो किस क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको याद रखना है। मलेशिया और इंडोनेशिया लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया इसके क्या है, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। नेचुरल रबर की अगर हम बात करें तो दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर, मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करें। फिर यहाँ पे इसके अलावा आपको कोकोया जैसे उगाया जाता है, वेस्ट अफ्रीका कोकोया, कोकोआ जिसे हम कहते हैं, तो कोकोआ जो है ये शायद इस साल प्रीलिम्स में भी पूछा था। फिर गल्फ ऑफ गिनिया का जो रीजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोड्यूसर है घाना और नाइजीरिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अगर देखोगे शायद इस साल के 24 के प्रीलिम्स में भी इसमें पूछा, तो घाना नाइजीरिया में कोकोआ उगाया जाता है। और दूसरी क्रॉप्स जैसे मान लो कोकोनट है, शुगर, कॉफ़ी, टी, टोबैको, स्पाइसेस, सिनकोना, बनानास, ये सब चीज़ें भी उगाई जाती है। बट जो स्पेसिफिक है ना वो आपको याद रखना है, जैसे कोकोआ जो है वो आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोकोया उगाया जाता है। फिर यहाँ पे क्या है कि अगर क्लाइमेट का अगर आपसे पूछे कि जैसे किसी रीजन में अगर जिस प्रकार का क्लाइमेट है उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में काम नहीं हो पाता ज़्यादा, तो प्रोडक्टिविटी भी रहती है। फिर कई बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स काफ़ी अधिक है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत है। जब आप देखोगे एकदम टेम्परेचर बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा चिपचिपापन या ह्यूमिडिटी बहुत होती है तो कीड़े भी बहुत तेज़ी से डेवलप आपके होते हैं। यहाँ पे एक टॉल ग्रास जिसे ललांग शब्द जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टॉल जो ग्रासेस हैं उन्हें ललांग बोलते हैं। जो सॉइल्स हैं वो ट्रॉपिकल सॉइल्स हैं, वो भी तेज़ी से डिटोरेट करते हैं। उसके बाद जैसे मान लो कि जैसे टेम्परेचर भी है और दूसरे वेजिटेशन है, पत्तियाँ होती हैं गिरी, डिकम्पोज हुआ, तो सॉइल में ह्यूमस कंटेंट भी आपका प्रेजेंट है रहता है। और एक बार मान लो सॉइल जैसे बहुत बारिश हुई और सॉइल इरोजन हुआ, सॉइल जैसे मान लो बारिश बहुत अधिक हुई और सॉइल जो है उसका इरोजन प्रॉपर काफ़ी अधिक हो जाए। सॉइल इरोजन का मतलब हो गया कि मिट्टी जो ऊपरी मिट्टी है वो साथ में बह के चली जाए। सो अगर सॉइल इरोजन काफ़ी अधिक होगा तो फिर धीरे धीरे सॉइल का डिप्लीशन, या आप कह सकते हो कि जो सॉइल है वो धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी का लॉस भी देखने को अधिक जो है मिलता है। फिर इंडोनेशिया जो आइलैंड है, इंडोनेशिया आइलैंड की जो सॉइल है वो क्यों इतनी फर्टाइल है अलॉन्ग द इक्वेटर की अगर हम बात करें, वहाँ पे वॉल्केनिक जैसे वॉल्केनो बहुत इरप्ट करते हैं, और वॉल्केनो जब इरप्ट करते हैं तो उसकी जो पूरा जो एशेस हैं वो उसमें आपकी इकट्ठा हो जाती हैं जम ऊपर मिट्टी के ऊपर, और वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देती हैं, ये भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग में जैसे जानवरों को रखने की है वो इतना अधिक नहीं है, बिकॉज क्योंकि घने जंगल हैं, यहाँ ग्रासेस नहीं है, तो जानवर आप कैसे रखोगे, तो घने जंगल है, यहाँ पे दूसरे जीव हैं, लेकिन आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग नहीं कर सकते हो। लाइफ स्टॉक मतलब जैसे गाय भैंस ये तब चीज़ें नहीं रख सकते। तो आजकल प्रयास किया जा रहा है एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज़ करने के लिए, ब्राज़ील ने भी प्रयास करने का कोशिश कर रहा है कि हम जो ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग है उसको करें, और अमेजन के फॉरेस्ट काटे भी जा रहे हैं इस वजह से, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न भी है, लेकिन है ना, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट है काफ़ी बड़ा उसका रोल है पृथ्वी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में। तो अगर ऐसा काटेंगे तो ग्रास जो है वो जो रोल बड़े जंगल प्ले कर रहे हैं वो रोल ग्रास नहीं कर सकता, भले आप लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर लें। तो एक इकोलॉजिकल सर्विस जो है अमेजन फॉरेस्ट आपका प्रोवाइड करता है। अफ्रीका में एक रहता है टेस्टे फ्लाइज जो होती हैं, जिसकी वजह से आपका नगाना करके एक है जो कि एक बीमारी होती है। तो जो भी अगर मान लो जानवर रखते हैं तो ये जो फ्लाइज हैं उनको काटती हैं, और इससे ये नगाना करके एक बीमारी भी होती है जो काफ़ी ज़्यादा घातक होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेटोरियल वेट जो ये क्लाइमेट है, हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट है, इसमें इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके से है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे, तो ये 4-5-6 पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है कि क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हीट और ह्यूमिडिटी किस तरीके से किसी रीजन के क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकती है। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में
रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है दैट इज़ द ट्रॉपिकल मानसून ट्रॉपिकल मैराइन क्लाइमेट। तो यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि है ना, यहाँ पे जैसे एक तरफ तो हमने जैसे डिस्कस किया था, तो इफ़ यू ऑल रिमेंबर, तो अभी हमने जो इक्वेटर का डिस्कशन किया था, तो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर जाओगे तो यू हैव दिस ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल मैराइन क्लाइमेट। अब देखो यहाँ पे मानसून शब्द आप थोड़ा सा क्लियर रखना। मानसून का क्या एक बहुत बड़ा फीचर होता है, दैट इज़ रिवर्सल ऑफ विंड्स। रिवर्सल ऑफ विंड्स, ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। मतलब जैसे हमारा ही मानसून है, तो जैसे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। जैसे अगर इसी डायग्राम को देखोगे, इसमें अगर इफ़ विल सी दिस थिंग, तो ट्रेड विंड्स आती हैं, जैसे इस तरीके से ट्रेड विंड्स बहकर आती हैं। ये ट्रेड विंड्स आती हैं इस तरीके से, इक्वेटर क्रॉस करते हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ये जैसे इधर से साउथ ईस्ट होती है, फिर कोरियोलिस फोर्स की वजह से फिर ये थोड़ा सा मूव करती हैं, तो यहाँ पे ये दे बिकम व्हाट वी कॉल इट एज, ये जो है दोबारा से जो है साउथ वेस्ट हो जाती है इस टाइप से। तो ये ट्रेड विंड्स होती हैं। फिर जैसे 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 आप ये याद रखना कि जैसे मान लो ट्रेड विंड्स आपकी साउथ वेस्ट, जो ये ट्रेड विंड्स हैं वो आएंगी, और ये ट्रेड विंड्स जो हैं जब मूव करेंगी अपने साथ मॉइस्चर जो है साथ में लेकर जाएंगी, और फिर ये रेनफॉल कॉज करेंगी। फिर धीरे धीरे जैसे आपकी सूरज शिफ्ट करता है ना, जैसे मान लो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि सूरज मतलब सूरज की पोजीशनिंग तो सेम है, बट जो रिलेटिव पोजीशन की शिफ्टिंग होती है, तो एक बार इक्वेटर इधर है, फिर उस इक्वेटर के ऊपर सूरज है, फिर उसके बाद आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ है, फिर सूरज इक्वेटर की तरफ प्रोसीड कर रहा है। मतलब सूरज अपनी जगह, मतलब रिलेटिव पोजीशन जो सूरज की चेंज हो रही है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थ। तो जब यहाँ पे क्या है कि जो मूवमेंट है सूरज का, इसकी वजह से भी ये जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं इनमें बदलाव आता है। ये नीचे या ऊपर इस टाइप से शिफ्टिंग इनकी होती रहती है ना। जैसे आप नीचे वाले कमरे में हो पहले, फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर में चले गए, फिर सेकंड फ्लोर में चले गए, जो भी कोई रीज़न हो, मान लो ठंड है तो आप थोड़ी देर जब धूप नहीं निकल रही तो नीचे हो, फिर जब धूप निकली तो आप छत पे चले गए। इसी तरीके से क्या है कि जो प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, वो प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग होती है। जो प्रेशर बेल्ट बिकॉज ऑफ जो क्रिएट होते हैं बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द टेम्परेचर, है ना। जैसे मान लो कि टेम्परेचर लो है तो हाई प्रेशर बेल्ट है, टेम्परेचर हाई है तो लो प्रेशर बेल्ट है, वो आपका क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि साउथ वेस्ट ट्रेड विंड है, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होता है, ट्रेड विंड्स का रिवर्सल होता है। जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है, मतलब नॉर्दर्न रीजन से, नॉर्थ ईस्ट रीजन से ट्रेड विंड आती हैं समय, जैसे है ना, जैसे अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है उस समय। तो ये जो मानसून है, मानसून में दो विंड्स हैं। एक तरफ जैसे जब मानसून विंड्स आ रही हैं तो एक तरफ आपका साउथ वेस्ट है, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। तो दोनों का अपना अपना रोल है। जैसे तमिलनाडु का जो रीजन हमारा है, वहाँ पर जो रेनफॉल आपकी हो रही है, उसमें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का जो रोल है। ठंड के टाइम पे जो मतलब जो थोड़ा सा बारिश होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे तमिलनाडु में, तो उसके पीछे जो रीज़न आप देखोगे तो वो आपका जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। तो मॉनसून का एक सबसे बड़ा कैरेक्टर आपको ये ध्यान में रखना है, दैट इज़ द रिवर्सल ऑफ विंड। ये यूपीएससी ने पूछ रखा है। सो ये जो ट्रॉपिकल मॉनसून लैंड्स विथ ऑन शोर वेट मॉनसून इन द समर एंड ऑफ शोर ड्राई मॉनसून इन द विंटर। सो आउटसाइड द ट्रॉपिकल मॉनसून जोन दैट क्लाइमेट इज मॉडिफाइड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन शोर ट्रेड विंड्स। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो रेनफॉल है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर इफ विल सी कि ये जो रेड कलर में आपको समर के टाइम पे ये जो दिख रहे हैं रेड कलर में, तो ये जो ट्रेड विंड्स है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, फिर ये इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ वेस्ट हो जाएंगे और यहाँ पे दे विल कॉज द रेनफॉल। ये जैसे पूरा जो रीजन, इसके कई आपकी ब्रांचेस होंगी, एक ब्रांच ऐसे जाएगी, एक ब्रांच ऐसे जाएगी, एक ब्रांच इस टाइप से कई ब्रांचेस होती है। तो समर का जो रीजन है, समर का जो टाइम है, तो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट ड्यूरिंग समर, तो ये जो साउथ वेस्ट आपकी जो ट्रेड विंड है ना, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड है, वो आपकी कहीं ना कहीं रेनफॉल आपकी कॉज करती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मानसून का ये बहुत ही बेसिक फीचर है। फिर बाद में जैसे जैसे वी कैन से कि जब अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है, तो ये जब सूरज दोबारा से इट मूव्स, है ना, थोड़ा नीचे की तरफ मूव करेगा, तो अगेन यू विल फाइंड कि जो विंड है उनका रिवर्सल होगा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आपके आएंगे। तो मतलब ये फैक्ट्स थोड़ा सा बेसिक है, एनसीईआरटी में चीज़ें कवर्ड हैं। मान लो नहीं आपको क्लैरिटी तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लो, एनसीईआरटी जब मैं कवर कराऊंगा तो इनको और डिटेल में समझा दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एक तरफ आपका मानसून टाइप है, मानसून टाइप का जो है, जैसे मानसून टाइप आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इफ विल सी, तो मानसून टाइप आपका जैसे ये है पूरा मानसून टाइप, इधर मानसून टाइप है। मैराइन मतलब जो समुद्र के किनारे, जैसे ये आप इफ विल सी हियर, तो ये समुद्र के जो किनारे, जैसे ये जो समुद्र है, समुद्र के किनारे वाला जो रीजन है वो मानसून, वो आपका क्या ट्रॉपिकल मैराइन टाइप क्लाइमेट है। तो ट्रॉपिकल मैराइन टाइप क्लाइमेट कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज अलोंग द
लाइक वहाँ पे विंड का रिवर्सल नहीं है, बट एकदम किनारे में समुद्र के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उस वजह से यू हैव अ ट्रॉपिकल मैराइन टाइप क्लाइमेट। तो जैसे मैराइन कोई समुद्र के पास है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन के भी चांसेस कम ही रहते हैं, बिकॉज जैसे समुद्र किनारे इतना टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता। जैसे कभी आप पुणे और इस जगह पे गए होगे तो यू विल फाइंड कि इतना अधिक टेम्परेचर वेरिएशन जो है इतना अधिक नहीं होता इन जनरल, जहाँ पे सिर्फ लैंड एरिया है उससे अगर आप कंपेयर करते हो। सो ये यही पॉइंट्स यहाँ थोड़े से अलग हैं, जिनको थोड़ा सा चाहो तो आप रीड कर लेना। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ वेस्ट मानसून के बारे में इसमें आपका हाईलाइटेड है। बाकी एनसीईआरटी में भी इसके बारे में आप रीड कर लेना, मानसून के बारे में बहुत डिटेल में उसमें दे रखा है और बेटर तरीके से जो है दे रखा है। लेकिन और भी कई सारे एस्पेक्ट है, इस पर हम चर्चा करते हैं, और कई जो क्लाइमेटिक एस्पेक्ट है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सीजन ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट जैसे अक्टूबर टू फरवरी का टाइम है, कूल ड्राई सीजन होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये थोड़ा बहुत ही जैसे तमिलनाडु का रीजन, वहीं पे मैक्सिमम जो है साउथ वेस्ट से ही बारिश आपकी होती है। जो हॉट ड्राई सीजन है मार्च से मिड जून तक होता है, फिर उसके बाद बारिश काफ़ी होती है मिड जून से सितंबर, रेनी सीजन के रूप में है। रिट्रीटिंग मानसून हम कहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, जब हवाएं दोबारा से इक्वेटर की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं तो उन्हें हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। और फिर वो जैसे बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेते हुए और तमिलनाडु का जो रीजन है वहाँ पे रेनफॉल कैरी करते हैं। वहीं अगर आप ट्रॉपिकल मैराइन क्लाइमेट की बात करोगे व्हेन यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे क्या है, अगेन यहाँ पे भी क्या है कि दे आर बेसिकली वहाँ पे भी जो, क्योंकि एकदम कोस्टल इलाके में है, किनारा है, एकदम समुद्र के एकदम इलाके हैं जहाँ पे ट्रेड विंड्स जो है समुद्र से मॉइस्चर लेकर और लैंड एरिया में रेनफॉल कॉज करती है। तो अगर ये ही ट्रेड विंड्स मॉइस्चर ना कैरी करें या फिर लैंड एरिया को छोड़ दें तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो जो ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स बेसिकली एक टाइप ऑफ विंड्स हैं, परमानेंट विंड्स हैं, प्लानिटरी विंड्स या परमानेंट विंड्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये जो विंड्स हैं, दीज विंड्स बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल, वी कैन से, ये क्या है कि एकदम जैसे मान लो एकदम किनारे में, जैसे कोई भी ये लैंड एरिया है, इधर समुद्र है, और ये विंड्स यहाँ से जब समुद्र से मूव करेंगी मॉइस्चर कैरी करेंगे और यहाँ पे रेनफॉल कॉज करेंगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ये जो रीजन है यहाँ पे साइक्लोन्स बनते हैं, हरिकेन्स बनते हैं, टाइफून्स बनते हैं, जो हमने पहले चैप्टर में देखे भी हैं, इनके बारे में डिस्कस भी किया है। मानसून टाइप फॉरेस्ट में देखें तो जैसे यहाँ पे ट्रीज़ हैं, जैसे टीक है ये पाया जाता है, साल, अकाशिया, यूकलिप्टस जैसे ट्रीज़ हैं ये आपके पाए जाते हैं। जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बारिश है तो घने जंगल भी देखने को जो है वो आपको मिलते हैं। अगर रेनफॉल आपका रिड्यूस होती है, अगर धीरे धीरे अगर रेनफॉल सपोज इफ़ देयर इज़ अ रिडक्शन इन द रेनफॉल, तो फिर धीरे धीरे वेजिटेशन रिड्यूस होगा, फिर ऐसी झाड़ियाँ टाइप या जो है स्क्रब लैंड और इस टाइप का बनता है, मतलब बहुत ज़्यादा फिर डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर राइस काफ़ी उगाया जाता है, जब बारिश बहुत होती है तो राइस उगाया जाता है। शुगर का प्रोडक्शन भी होता है, कई रीजन जैसे इंडिया, जावा, फॉर्मोसा, क्यूबा, जमैका, ट्रिनिडाड एंड बारबाडोस, यहाँ पे जूट काफ़ी उगाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो जूट है वो भी काफ़ी उगाया जाता है, तो वो भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि फिर उसके बाद कॉफ़ी है, ब्राज़ील है, और है ना, जो कि ब्राज़ील भले मतलब कॉफ़ी भले ही इथोपिया में उगी है लेकिन मतलब ओरिजिनेट हुई है, बट ब्राज़ील में कॉफ़ी उगाई जाती है। चाइना में टी की काफ़ी खेती होती है। नदर्न बर्मा रीजन के अंदर जो चिडविन रिवर बहती है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ टी का प्लांटेशन काफ़ी किया जाता है, प्लस शिफ्टिंग कल्टिवेशन काफ़ी किया जाता है। ये सब याद रखना है, बहुत प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये कंटेंट आपको फिर दोबारा से नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान समझना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लोकल नेम जैसे लडांग है मलेशिया के अंदर, तोंगिया है लोकल नेम, ये याद रखना। जैसे बर्मा में शिफ्टिंग अलग अलग नाम है, मतलब है तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बट इनके अलग अलग नाम है। जैसे तमराई थाईलैंड में है, और कैंगिन फिलीपींस में है, ह्यूमा जावा में है, चीना श्रीलंका के अंदर है। उसका बाद मिल्पा MILP अफ्रीका में और सेंट्रल अफ्रीका रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम हैं। फैक्ट से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेरा प्रयास है आप लोग के लिए कि आप लोग जो है ये किताबों को पढ़ने की आदत डालें, और UPSC प्रश्न इन्हीं किताबों से ही बनाती है। तो ये नोट्स भी साथ साथ पैरेलली बनाओ। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कंप्लीट करो, बुक को भी साथ में पढ़ते चलो। और ये बुक के ही नोट्स हैं, सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे, फिर इसके बाद फर्स्ट पार्ट भी कवर कर लेंगे। तो धीरे धीरे साथ में और भी जो पैरेलली चल रही हैं वो भी चीज़ें चलती रहेंगी। ये ज़रूर से देखें चैनल को। आप लोग अगर मान लो यूट्यूब में अगर आपने कभी इस सेशन को देखा तब चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐप के अंदर अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो क्लासेस रेगुलर कर अपने नोट्स बनाते रहें। सौरभ पांडे CSE ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो हेलो एवरीवन,
सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको डिस्कस करते हैं। 2 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द सवाना और सूडान क्लाइमेट। सवाना और सूडान क्लाइमेट की खास बात क्या है कि यहाँ पे ये टर्म आप याद रखो दैट इट इज़ अ ट्रांजिशनल, इट्स अ ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांजिशनल टाइप ऑफ अ क्लाइमेट? ट्रांजिशनल सिंपली मीन्स जैसे एक आपका जैसे सपोज जहाँ बहुत अधिक बारिश होगी तो यू हैव अ डेंस फॉरेस्ट। फिर जैसे जैसे आप मूव करोगे यू विल मूव टुवर्ड्स द डेजर्ट। अगर आप डेजर्ट की तरफ मूव करोगे तो यू विल फाइंड कि एक टाइम आएगा जब ये जो ट्रीज़ हैं ये ट्रीज़ थोड़ी दूरी पे ग्रासेस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द रेनफॉल। फिर और बारिश कम होगी तो डेजर्ट की स्थिति आएगी। तो सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे ट्रीज़ भी प्रेजेंट हैं एंड ऑल्सो जो ग्रासेस हैं दोज ग्रासेस आर ऑल्सो प्रेजेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी दिस मैप, तो ये जितने भी हैं जैसे पिछले लेक्चर में हमने सलवास के बारे में डिस्कस किया था। Similarly, if you'll find here, so you have Llanos, you have Campos, you have Kano, you have Salisbury. All these are what? These are not grasslands. जैसे अगर ये साउथ अमेरिका में इफ़ यू फाइंड तो ये क्या है? दीज आर नॉट ग्रासलैंड, रादर ये क्या है? If you see what are these are parkland. It means they are the combination of trees and trees और grasses का combination है। तो you just need to understand this thing कि लानोस है, कैंपोस है, कानो है, सालिसबरी है, ये क्या है? This is important. Now climate की बात करें तो यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट द क्लाइमेट तो या तो देखो बहुत ज़्यादा ऐसे रेनफॉल भी नहीं होती जैसे लाइक फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट या बहुत ही कम रेनफॉल, देयर इज़ अ मिक्स रहता है। रेनफॉल अल्टरनेट हॉट रेनी सीज़न है, कूल ड्राई सीज़न है, मतलब बारिश भी होती है फिर उसके बाद कम बारिश भी होती है, ऐसी स्थिति रहती है। और 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है, इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑल्सो जो हाइएस्ट टेम्परेचर है इट ऑल्सो डू नॉट कोइंसाइड विद द पीरियड ऑफ द हाइएस्ट सन। इट मीन्स लाइक ऐसा नहीं है कि जब हाईएस्ट टेम्परेचर है लाइक हाईएस्ट टेम्परेचर तभी होगा जब इसके ऊपर जो सूरज सबसे ज़्यादा है लाइक जून के टाइम पे, बट जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द रेनी सीजन। जैसे अप्रैल इन कानो रीजन या अक्टूबर में जो सैलिसबरी है वहाँ पे। सो ये इसका बहुत ही यूनिक है। जैसे ये कहा जाता है इसका जो वेजिटेशन जिस टाइप से है या क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं इस टाइप से हैं, इन दैट कंसिडरेशन ये हाईलाइट किया जाता है। इट स्टेट्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना कि जो टेम्परेचर जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा दैट हाईएस्ट टेम्परेचर विल नॉट कोइंसाइड जब हाईएस्ट सन है जैसे जून का टाइम है तब हाईएस्ट टेम्परेचर, रादर ये रेनी सीजन जो होगा बिफोर द ऑनसेट ऑफ द रेनी सीजन देन लाइक इट ऑकर जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द रेनी सीजन। जैसे अप्रैल में कानो में और अक्टूबर में सैलिसबरी। तो ये यूनिकनेस आपको याद रखना है। एक्सट्रीम डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर है बिकॉज जैसे मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है डे नाइट के बीच में इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। विंड्स की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स हैं दो ट्रेड विंड ब्लोस, तो ये फैक्ट याद रखना है। एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड जब बहती हैं तो अपने साथ अगर इफ़ दे कैरी मॉइस्चर तो जो कोस्टल इलाके वहाँ पे रेनफॉल कॉज करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि व्हेन यू हैव दीज ट्रेड विंड्स की वजह से जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट आपकी होती है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के अंदर यू हैव लाइक कोस्टल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रेनफॉल आपका होता है। समर जनरली जैसे रिलेटिवली वार्म है या ड्राई कंडीशंस आपकी समर के टाइम पे है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं जो ड्राइनेस है वॉर देखने को मिलता है। वेस्ट अफ्रीकन रीजन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है वो ब्लो करती हैं सहारा डेजर्ट से और फिर ये गिनिया तक रीच करते हैं। यहाँ पे एक हार्मटन करके जो विंड है वो ड्राई विंड है और वो भी ब्लो करती है तो उसे द डॉक्टर भी बोलते हैं। तो ये हार्मटन आपको याद रखना है। इफ़ यू हैव रेड द ओल्ड एनसीईआरटी उसमें भी इसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा की गई है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कई कोर्सेस में। आई विल कवर दीज ऑल्सो। सो वेस्ट अफ्रीका के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो फ्लो करती हैं और गर्मी भी यहाँ पे बहुत है बिकॉज सहारा डेजर्ट के अलॉन्ग है। सो यहाँ पे जो डस्ट लेडन विंड है उसको हार्मटन बोलते हैं। ये फैक्ट आपको ये थोड़ा सा याद रखना
रखना है। यू नीड टू नो कि अच्छा जो हर्मिटन है ये बेसिकली कहाँ ब्लो करती है, दैट यू शुड नो। सवाना जो लैंडस्केप है यहाँ पे टॉल ग्रासेस और शॉर्ट ट्रीज होते हैं, तो पार्क लैंड बोलते हैं या बुश वेल्ड शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे जैसे ट्रीज, जैसे बड़े बड़े ट्रीज आप देख सकते हो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे यू आर मूविंग टूवर्ड्स द डेजर्ट एरिया, वहाँ पे जो क्योंकि रेनफॉल कम होगा धीरे धीरे जो क्योंकि रेनफॉल कम हो रहा है तो धीरे धीरे जैसे ट्रीज़ हैं, फिर बुशेस, फिर ग्रासेस, फिर डेजर्ट, ऐसा कंडीशंस जो है देखने को मिलेगा। ह्यूमन लाइफ्स यू टॉक अबाउट मसाइस प्रेजेंट है, केन्या और तंजानिया का जो रीजन है वहाँ पे मसाई पाए जाते हैं। हौसा जो ये सेटल्ड कल्टिवेटर्स हैं ये आपके नाइजीरिया में प्रेजेंट है, हौसा ये भी याद रखना है। तो जैसे कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप प्रश्न भी आ सकता है। सूडान टाइप जो क्लाइमेट है इसमें वेट और ड्राई पीरियड है, मतलब एक टाइम बारिश होगी, सूखा भी पन भी देखने को मिला। वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन में यहाँ पे ग्राउंड नट उगाया जाता है, ऑयल पाम है, कोकोआ है, ये सब आपका उगाया जाता है। एंड ये जो सवाना है ये बिग गेम कंट्री के रूप में, जहाँ भी सवाना टाइप वेजिटेशन है उसे बिग गेम कंट्री के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। सो वाई इट इज़ कंसिडर बिग गेम कंट्री, बिकॉज जो भी इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और जिस तरीके के वेजिटेशंस हैं वहाँ पे, लाइक आपने कभी देखा भी होगा लाइक नेशनल ज्योग्राफी और इन सब में, तो जनरली स्टेट्स की जो ये बिग गेम कंट्री हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े जैसे चीता या दूसरे प्रीडेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो एक प्रकार से अपने जो शिकार है वो यहाँ पे करते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ भी नहीं है, यू हैव ट्रीज़ एंड ग्रासेस कॉम्बिनेशन, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं हॉट डेजर्ट, द हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। अब ये डेजर्ट कंडीशन सवाना के बाद जो नेक्स्ट वेजिटेशन आपका आता है दैट वी कॉल इट एज डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट है। तो डेजर्ट मतलब जैसे डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो रेगिस्तान, जैसे हमारा थार मरुस्थल है, तो यहाँ पे अगर डेजर्ट है तो एक चीज़ तो आपको पता है रेनफॉल बहुत कम होगी, दूसरा दिन के टाइम पे बहुत गर्मी होगी, रात के टाइम थोड़ा ठंडक होगी क्योंकि बालू जो है बहुत जल्दी ठंड भी हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे दो एक टर्म आपको याद रखना है, जैसे हॉट डेजर्ट है और एक मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है, तो ये दोनों में अंतर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बोथ ऑफ दिस, तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अगर इफ़ यू सी तो यहाँ पे मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है, ये जैसे यहाँ पे आपका ये डेजर्ट है, यहाँ पे ये डेजर्ट है, इसके बाद मिड लैटिट्यूड देखोगे यहाँ पे भी यू हैव अ मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, दिस इज़ मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट देखोगे तो सहारा डेजर्ट हो गया, मोहावे डेजर्ट हो गया या अटाकामा डेजर्ट हो गया, तो है ना। तो यहाँ पे जहाँ भी ये हॉट डेजर्ट लोकेटेड है उसके पास में इफ़ यू विल सी तो उसके पास में आपके पास व्हेन यू सी दीज हॉट डेजर्ट, तो यहाँ पे यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो है कोल्ड करेंट्स हैं। कोल्ड करेंट्स का मतलब है पानी ठंडा है तो मॉइस्चर नहीं बनेगा, बारिश नहीं बनेगी, तो बारिश लाइक कंडीशंस अवेलेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ दीज कोल्ड करंट। जैसे पेरुवियन मैंने बताया आपको, कैलिफोर्निया में बताया, कैनरी करंट बताया कि तो यहाँ पे देखो कैलिफोर्निया करंट ये भी कोल्ड करंट है, पेरुवियन करंट ये भी कोल्ड करंट है, कैनरी करंट है तो पेरुवियन की वजह से अटाकामा है, कैलिफोर्निया करंट की वजह से मोहावे है, कैनरी करंट है तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट है। तो ये सब क्या है, हॉट डेजर्ट कंसिडर होता है। मिड लैटिट्यूड की बात करें तो जैसे मान लो कि अगर हवा है मॉइस्चर कैरी करके जा रही है, बट वो क्योंकि बहुत अंदर लोकेटेड है तो वहाँ तक मॉइस्चर रीच नहीं हो पाता है, तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर यू हैव अ मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। मतलब जैसे बहुत अंदर तक हवा जा रही है बट वहाँ मॉइस्चर ही नहीं बचा, इतना अंदर है, तो वहाँ पे डेजर्ट लाइक कंडीशंस होंगे। तो ये दोनों में अंतर आपको याद रखना है। वन इज़ द हॉट डेजर्ट, सो व्हाट डू यू मीन बाय द हॉट डेजर्ट, एंड द अदर इज़ दैट इज़ मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। दोनों में अंतर। तो हॉट डेजर्ट में जैसा मैंने आपको बताया यू शुड रिमेंबर द कोल्ड करंट पार्ट देखना है, और एक आपका जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में आपको जो याद रखना है बिकॉज ऑफ द इंटीरियर लोकेशन। जैसे अगर इफ़ यू सी हियर, ये एक मिस हो गया था कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है वो भी कोल्ड करंट है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो पोर्शन है वहाँ भी यू विल फाइंड अ हॉट डेजर्ट। तो ये फैक्ट भी याद रखना। मेजर जो हॉट डेजर्ट्स हैं वर्ल्ड के, ये लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स 15 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। एटाकामा या पेरुवियन डेजर्ट की बात करें, ये ड्राइस्ट है सारे की बात करें, ड्राइस्ट ऑफ ऑल डेजर्ट। तो एटाकामा या फिर जो पेरुवियन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एटाकामा या फिर एटाकामा डेजर्ट या फिर जो पेरुवियन, व्हेन यू टॉक अबाउट द एटाकामा और पेरुवियन डेजर्ट की बात हम करते हैं, एटाकामा या फिर पेरुवियन डेजर्ट है, दे आर ड्राइस्ट ऑफ ऑल डेजर्ट्स। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट का एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है। अब जैसे आपसे ये प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा डेजर्ट हॉट डेजर्ट है या मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है, तो दैट यू शुड नो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है, जैसे अभी हमने देखा इस पर गोबी आ गया, तुर्किस्तान आ गया, पैटागोनिया आ गया। जैसे ये पैटागोनिया इधर आप देखोगे ना, यह पैटागोनिया है। यहाँ पे आप ये देखोगे ये लोकेटेड है तुर्किस्तान, ये भारत है, ये चाइना है। और ये गोबी डेजर्ट है, ऊपर मंगोलिया, तो ये गोबी डेजर्ट है। सो दीज आर द डेजर्ट। सो एटाकामा और पेरुवियन जो डेजर्ट है, ड्राइएस्ट ऑफ ऑल डेजर्ट है। यहाँ पास में ही जो पेरुवियन डेजर्ट, पेरुवियन कोल्ड करंट भी जाती है। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे गोबी, तुर्किस्तान, पैटागोनियन डेजर्ट है, विलियम क्रीक है। ये कुछ एग्जांपल्स याद रखना डेजर्ट के। विलियम कीम ऑस्ट्रेलिया में, कोटा भारत के अंदर है। देन यू हैव सला सहारा के अंदर है। एरिका मिड है ना, एरिका मिड अटाकामा में लोकेटेड है। यहाँ प्रैक्टिकली कोई रेनफॉल नहीं होती है। सो विलियम क्रीक ऑस्ट्रेलिया, कोटा इंडिया में, सलाह जो है सहारा में, एरिका इन मिड अटाकामा, ये यहाँ पे कोई रेनफॉल आपकी प्रेजेंट नहीं है। सो ये जो हॉट डेजर्ट्स हैं, लाइक है ना, हॉट डेजर्ट्स की अगर बात करें, दे आर ऑल्सो लाइस स्ट्राइड द हॉर्स लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो अगर आप अर्थ को देखोगे, ये मैंने पिछली बार बताया था, तो जैसे ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो आपके जब प्रेशर बेल्ट है, तो जैसे ये यहाँ पे इक्वेटोरियल बेल्ट आपका लोकेटेड अलॉन्ग द इक्वेटर, जो थर्मल बेल्ट होता है, इक्वेटोरियल बेल्ट आपका लोकेटेड है। थोड़ा सा अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे, यू विल फाइंड जहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपका यू विल हैव अ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो फैक्ट आपको याद रखना है, एक तरफ आपको यू विल फाइंड द सब ट्रॉपिकल, ये पॉइंट याद रखना, दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इसके अलोंग डेजर्ट्स प्रेजेंट है। तो अगर सपोज करो कहीं से भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पास होगा, जिस भी रीजन से, क्योंकि हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे हवाएं क्या करती हैं, सेटल करती हैं, है ना, सेटल करती हैं। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होने की वजह से व्हाट यू विल फाइंड कि यहाँ पे स्थिति ऐसी नहीं बनती है कि बहुत अधिक रेनफॉल आपका हो। तो रेनफॉल नहीं होगा, डेजर्ट लाइक डॉट लाइक कंडीशंस आपकी देखने को मिलती हैं। तो एक पॉइंट आप ये भी याद रखना है कि जो ये डेजर्ट्स हैं, हॉट डेजर्ट्स हैं, जनरली यहाँ पे लाइक दे आर अलॉन्ग द हॉट्स लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये फैक्टर भी याद रखना है। जो रेन बियरिंग ट्रेड विंड्स हैं वो ऑफशोर ब्लो करती हैं। ऑफशोर का मतलब हो गया कि जैसे जो ट्रेड विंड्स हैं जहाँ पे डेजर्ट है, जैसे अगर सपोज अगर इस पर अगर आप देखोगे तो जो ये विंड्स हैं वो इस तरीके से ब्लो करेंगी, सपोज है ना दूर, तो ये जो रीजन है यहाँ मान लो डेजर्ट है तो ये दूर ब्लो करेंगी। ठीक है, तो ये इनका ये फैक्ट आपको याद रखना, डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना, मतलब सपोज इफ़ यू हैव दिस इज़ द रीज़न, तो ऑफशोर का मतलब है कि जो ट्रेड विंड है ये मॉइस्चर लेकर इससे दूर जा रही हैं। तो अगर मॉइस्चर वाली विंड ब्लो ही नहीं करेंगी तो फिर रेनफॉल कैसे होगी। तो ये फैक्ट भी याद रखना है कि जो रेन बियरिंग ट्रेड विंड्स हैं ये ऑफशोर ब्लो करती हैं। वेस्टर्लीज दैट आर ऑनशोर ब्लो ऑनशोर ब्लो डेजर्ट लिमिट से जो है ब्लो करती हैं। जो वेस्टर्लीज हैं, वेस्टर्ली जो वेस्टर्न रीजन से आती हैं, तो वो भी दे ऑल्सो ब्लो, जो डेजर्ट का इलाका उससे दूर ब्लो करती हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। कोस्टल स्टेशन जैसा मसावा प्रेजेंट है रेड सी रीजन में, यहाँ पे जो रेनफॉल है वी कैन से वो भी स्कैटर्ड होता है। यहाँ पे डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपका बहुत है, क्योंकि देखो दिन के टाइम पे बहुत गर्मी होगी, रात के टाइम पे विल फाइंड की थोड़ा सा रात के टाइम पे टेम्परेचर आपका थोड़ा लो है। सो गैप टेम्परेचर में दिन और रात का बहुत रहता है। कई बार बहुत ज़्यादा ठंड रात को देखने को जो है वो मिलती है। फिर यहाँ पे जैसे कसगर रीजन है, वेस्ट चाइना रीजन, वेस्टर्न चाइना के अंदर लोकेटेड इन द गोबी डेजर्ट, यहाँ पे जो उसका 3.5 इंच ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है ना। इवन एनुअल प्रेसिपिटेशन समर के टाइम पे ड्यू टू दर कोल्डनेस एंड एलिवेशन, स्नोफॉल विंटर्स में होती है कई बार। मतलब ये एक ऐसा यूनिक डेजर्ट है जो आपको फैक्ट याद रखना है, जिसे हम गोबी डेजर्ट देते हैं, जहाँ पे कई बार विंटर के टाइम पे स्नोफॉल होती है, बट स्टिल इट्स अ डेजर्ट, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। वेजिटेशन जीरोफिटिक होता है, क्योंकि अगर डेजर्ट लाइक कंडीशन है इट मीन्स बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं है, तो ज़्यादा वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता है। वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वहाँ पे आपका कोल्ड करेंट्स प्रेजेंट है। अगर कोल्ड करेंट्स प्रेजेंट है, जैसे मान लो ठंडी है, तो उससे क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट्स मिस्ट का फॉर्मेशन होगा, फॉग का फॉर्मेशन होगा, तो इससे थोड़ा बहुत वेजिटेशंस हैं। तो एटाकामा डेजर्ट के पीछे अगर
कोई आपसे पूछे कि जो एटाकामा डेजर्ट है अलॉन्ग द साउथ अमेरिका, उसके पीछे क्या फैक्टर है, तो जो कोल्ड करंट वहाँ से जा रही है समुद्र की, कोल्ड का पेरुवियन करंट, उसकी वजह से जो मिस्ट का फॉर्मेशन होता है, जो ड्रॉपलेट्स, जो बूंदे पानी की हैं, फॉग्स बनते हैं, तो दे बेसिकली सपोर्ट द थिन कवर ऑफ वेजिटेशन। तो वो जो पानी की बूंदें हैं, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा बहुत वेजिटेशन देखने को मिलता है। सैलिनिटी सॉइल की हाई है, डिजॉल्व सॉल्ट जो है वो लाइक इट सॉल्ट टेंड टू एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस फॉर्मिंग हार्ड पैंस। सैलिनिटी सॉइल में नमक का जो है वो बहुत अधिक है। जो डिजॉल्व सॉल्ट है, आप कह सकते हो कि जो सॉल्ट कंटेंट है, अगर मान लो सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बहुत हाई है, अंडर दैट कंसिडरेशन बिकॉज सॉल्ट कंटेंट है तो सॉइल की सैलिनिटी होगी और ऊपर जमा हो जाता है तो हार्ड पैन का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत जो सॉइल है बहुत हार्ड सी हो जाती है। फिर डेजर्ट में जैसे कई है, जैसे बेदाउन करके अरब में होते हैं, बुशमैन कालाहाड़ी में प्रेजेंट है, बिंदुबी ऑस्ट्रेलिया में है, प्रिमिटिव हंटर्स और कलेक्टर बुशमैन बिंदुबी ये सब हैं। नोमैडिक हर्टमैन्स की बात करो तो बेंदाविन, ये तुआरेग्स ऑफ सहारा, गोबी, मंगोल्स, ये सब हैं। मतलब ये थोड़े से आपको याद रखने हैं कौन कहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो वो जैसे बेदाविन करके अरब्स में, बुशमैन कालाहाड़ी पे, बिंदुबी ऑस्ट्रेलिया में, ये आपके अलग अलग हैं जो कि प्रेजेंट आपके हैं। तो मॉडर्न कंक्रीट डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं कई जगह पे, देखोगे ना काफ़ी बड़े बड़े डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे नाइल रिवर के ऊपर आसमान और सेनार डैम आपका, ये ऐसे डैम्स बने हैं इस वजह से क्योंकि नदी कोई जैसे आपकी नाइल रिवर बह रही है अफ्रीका के अंदर, उसके ऊपर डैम बनाएगा, आसमान सेनार डैम्स बनाए गए हैं, तो इससे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हुई हैं। डेजर्ट कल्टिवेटर जैसे इंडस पाकिस्तान के अंदर, टिग्रिस यूफ्रेटस है ना, टिग्रिस यूफ्रेटस इराक में, कोलोराडो की बात करें तो कैलिफोर्निया रीजन में है। तो ये कुछ है, कुछ ओएसिस भी होते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो डेजर्ट है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो ओएसिस बोलते हैं। जैसे तफिलेट ओएसिस मोरक्को में है, या फिर दैट इज़ गाडामिस ओएसिस लीबिया के अंदर है। तो ओएसिस क्या है कि जैसे जो मतलब बीच जो डेजर्ट का इलाका है, उस डेजर्ट के इलाके में आपके पास दैट ओएसिस इज प्रेजेंट, मतलब पानी इकट्ठा रहता है। एंड जनरली ये जो जैसे जब बहुत ही भयंकर, जब मतलब जनरली क्या होता है कि ये जो ओएसिस बनती है, मतलब बीच डेजर्ट में पानी इकट्ठा, एकदम तालाब आप मानो, और वहाँ पे क्या है उसको बचाने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें भी ऐसा बना देते हैं उसके चारों तरफ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट स्ट्रॉम, वायलेंट डस्ट स्ट्रॉम यहाँ से मूव करती हैं, जिसे सिमूम्स बोलता है। तो सिमूम्स क्या होते हैं ये भी ध्यान में रखना है। सिमूम्स बेसिकली जो आपको वायलेंट डस्ट स्ट्रॉम्स हैं जिन्हें सिमूम्स बोलते हैं, वो यहाँ से आपकी लाइक दीज डस्ट स्ट्रॉम वी कॉल देम एज सिमूम्स, तो ये बेसिकली आपका ब्लो करती हैं। तो अगर मान लो कोई तालाब सा पानी, मतलब पानी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे अगर ये सिमूम्स पास से ट्रैवल जाएंगी तो बहुत सारा जो मिट्टी है, वो डस्ट है, वो पानी में जाएगी, तो उससे उसके लिए कई ऐसे दीवार टाइप खड़ा कर देता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि डैम कंस्ट्रक्शन और ओएसिस के प्रेजेंस की वजह से कई एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी होती हैं। फिर यहाँ पे कलगुल्डी और कुलगाड़ी जो रीजन है, यहाँ पे भी ये भी फेमस है कालाहाड़ी डेजर्ट, जहाँ पे आप कह सकते हो डायमंड और कॉपर के लिए है, कालाहाड़ी डेजर्ट फेमस है। कलगुल्डी और कुलगाड़ी रीजन है, ये भी आई थिंक एक बार ऑस्ट्रेलिया में है शायद, एक बार चेक करना। तो ये भी है ना। और उसके बाद अटाकामा में कलीचे की माइनिंग होती है। कलीच बेसिकली, कलीच जिसे हम बोलते हैं, तो सीमेंट ग्रेवल जहाँ से जो सोडियम नाइट्रेट है वो निकाला जाता है, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है। फिर नाइट्रेट और कॉपर माइनिंग जो है वो चिलियन जो टाउन्स हैं, एरिका है, इक्यूक्यू है, या एंटोफागास्ता है, या चुगुई कमाटा है, इन जगह का विकास के लिए। कहने का क्या मतलब है, कहीं डायमंड मिल रहा है, कहीं गोल्ड मिल रहा है, कहीं सोडियम नाइट्रेट मिल रहा है, कहीं कॉपर मिल रहा है, कहीं नाइट्रेट मिल रहा है। तो ये जो माइनिंग एक्टिविटी है या ऐसी जो स्थिति, इस वजह से कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनका काफ़ी विकास हो, जैसे मिडिल ईस्ट हो, ऑयल मिल गया तो ऑयल की वजह से काफ़ी वहाँ पे डेवलपमेंट है। सिल्वर माइन मैक्सिको में, यूरेनियम उटाह रीजन में, कॉपर नवाडा में, ऑयल की डिस्कवरी सहारन अरेबियन डेजर्ट के में है, तो इस वजह से वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट आपका जो है हुआ है। तो ऑयल एक प्रकार का लिक्विड गोल्ड के रूप में कंसिडर जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना। देखो जनरली क्या है कि व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जब भी प्रश्न आपके लिए फ्रेम होगा ना, तो प्रश्न आपके लिए मीन्स का भी इसमें फ्रेम हो सकता है कि डेजर्ट जो वेजिटेशन उसके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल। प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग टाइप हो सकता है
सकता है कि जैसे ये जो डेजर्ट है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि आटाकामा में क्या पाया जाता है, तो कलीचे याद रखना है जिससे सोडियम नाइट्रेट निकलता है, या नाइट्रेट या कॉपर माइनिंग की जब हम बात करते हैं तो कहाँ पे है ज़्यादा, या एरिका इक्विक्वी एंटोफगास्टा या चुगई कमाटा कहाँ लोकेटेड है, ये सिल्वर मतलब जैसे यूरेनियम है वो कहाँ पे किस डेजर्ट से ज़्यादा है निकाला जाता है, तो उताह डेजर्ट है आपका, कॉपर नेवाडा में प्रेजेंट है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रहे, सीवूम्स क्या होती हैं, या फिर आपको यू शुड नो कि दैट इज़ तभी लाटेट ओएसिस क्या है, या घादा घादा मेस ओएसिस जो है कहाँ लोकेटेड है, टिग्रिस यूफ्रेटस कहाँ किस रीजन में है, क्या महत्वपूर्ण रोल है, आसवन डैम का क्या रोल है, ये है। दूसरा जो डेजर्ट्स हैं उन डेजर्ट के पीछे फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अगर डेजर्ट्स हैं, इफ़ यू फाइंड दीज डेजर्ट्स, तो ये डेजर्ट्स के फॉर्मेशन के पीछे क्या रीजंस है, तो दैट ऑल्सो यू शुड नो। जैसे मैंने आपको बताया हॉर्स लैटीट्यूड या सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट पास होता है, ट्रेड विंड, या फिर जो अभी हमने वेस्टर्लीज का फैक्टर देखा, ये फैक्टर्स आपके होते हैं। इनका फीचर्स क्या, डायगोनल रेंज ऑफ है, टेम्परेचर है ना, इनकी जो लाइफ है उसके कंटेक्स्ट में किस प्रकार की लाइफ यहाँ लोग जीते हैं, है ना, तो ये आपको याद होना है। जो डिफरेंट आपके ट्राइबल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट हैं, दैट ऑल्सो वी शुड नो। तो यहाँ पे पहले यूपीएससी ने भी प्रीलिम्स में काफ़ी सारे प्रश्न इनसे निकाला है, और ये हैबिट हमें डेवलप करनी पड़ेगी। देखो अगर आप मैपिंग के कंटेक्स्ट में क्लियर है, अभी जैसे मैंने मेरे नोट्स ही हैं जिनके माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लैरिटी रहे, ठीक है। अगर आप इनको देख के अपने नोट्स बना लोगे तो बहुत आपके लिए आसानी रहेगी, हेल्पफुल रहेगा, एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपको चीज़ें दिख रही होंगी, समझ में भी आ रहा होगा, है ना। और क्लैरिटी के लिए मैं मतलब कि आई एम नॉट शोइंग माय फेस, बिकॉज ये कंटेंट है वो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर आपको दिखेगा नहीं, तो इस वजह से आई एम नॉट शोइंग माय फेस, बट यू शुड फोकस कि ये जो कंटेंट है ना, इनको थोड़ा सा आपको मतलब इंटरेस्ट डेवलप करके और थोड़ा समझना पड़ेगा। यू विल फोकस दैट, तो एक बहुत बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में देखो, बुक से ही सारे नोट्स बने हैं, तो अगर आप सामने बुक भी रख के मार्क कर लेते हो, या उसी को थोड़ा इस लेक्चर को देख के समझ के शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, फिर बुक पढ़ते हो, तो वो बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे इंप्रूवमेंट होगी। तो दैट यू शुड नो, ये ध्यान में रखना। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये करंट अफेयर का कोर्स है, इसको मिस नहीं करना है। फिर मैं कह रहा हूँ जितनी भी क्लासेस हैं, जैसे जो माइंड मैप्स भी हैं, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, अभी योजना कुरुक्षेत्र के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो ये 1 मई तक मतलब वीडियो मैं अपलोड करता जाऊँगा, नॉट टू वरी। तो जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते रहें उसको आप फॉलो करते जाओगे, सारा कंटेंट उस पर रहेगा, तो आप फॉलो। ये एक कंप्लीट एग्रीकल्चर ऑप्शनल इसी क्लासेस भी चल रही है, बुक सीरीज़ है, सारी बुक एक कोर्स के अंदर है, सारी बुक आप पढ़ सकते हो। बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो ये 35% सारे कोर्सेस में, ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंस में कैसा क्या पढ़ना है, तो इसकी क्लासेस कल नेक्स्ट क्लास आपकी 7वीं क्लास शेड्यूल्ड है, जिसमें हम जीएस पेपर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अलग से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोर्स के बारे में जानना तब भी, और कोई और क्वेरी है तो इसमें भी। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप saurabh-pandey-upsc.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज ओपन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वुडी एनक्रोचमेंट ऑन सच इकोसिस्टम। तो ये आपको लिखना है 10 नंबर पे, ये आपका नंबर है, और जहाँ पे आप रीच कर सकते हैं। आपको अपने आंसर को सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे सेंड करना है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। PSIR के लिए, IR के लिए तो सारा कवर ही होता है यहाँ पे। अभी मैं हिंदी माध्यम के लिए कोशिश करूँगा कि जितनी भी PDF है हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो देखो सेशन जब होता है तो जनरली क्योंकि फ्लो टूटता है, इसलिए मैं कमेंट नहीं ले सकता। कोई क्वेरी है तो आप पोस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। मैंने बता दिया कि IR के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, तो वो आपके ऑप्शनल के लिए भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।